अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों के आने का शुक्रिया। अब जस्ट चंद मिनट्स में हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों में से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप प्लीज़ चैट में लिखते जाएं और हैंड भी रेज कर लीजिएगा। अगर मैं चैट में ना देख पाऊँ तो आप लोग फिर जबान मुझसे पूछ भी सकते हैं। चंद विद इन फ्यू मिनट्स वी विल स्टार्ट। Welcome everyone on board. If any one of you is not able to understand our language, just let me know, then I will only speak exclusively in English. Okay. So anyone from any other country who doesn't understand our language, just let me know, please. हम्म। ये कोई लगी है कोई ना। कितने में आ जाएगी हमें माइंडसेट। ओके। एक एक तो ये कि प्लीज आप लोग अपना माइक माइक जो है वो म्यूट रखिएगा और ये वीडियो ना ओपन करें प्लीज। वीडियो की जरूरत नहीं है। ये सुल्तान महमूद साहब आपकी बार बार वीडियो ऑन हो रही है, काइंडली स्विच इट ऑफ। जी। एक तो ये कि आप सब लोगों के आने का शुक्रिया। मैं एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर जीशान है। कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि मैं मेरे से फेमिलियर ना हो। बट देर आर सो मेनी क्वेरीज एंड सो मेनी क्वेश्चंस विच आई जस्ट लिसन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल अराउंड। तो मैंने सोचा कि मैं इंडिविजुअली मैं सब लोगों को आंसर करता रहता लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आप सब लोगों को एन बल्क में जिसके जो जो क्वेश्चन है वह उनको भी करूं और मैं कुछ जनरलाइज बातें बता दूं। हर बंदा जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो अपने कैरियर में आगे प्रोग्रेस करे। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ प्रायोरिटीज हो सकती हैं लेकिन ओवरऑल ये देखिए प्लीज माइक अपने म्यूट रखें। मुझसे मुझे से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है फिर। एनीवेज तो बेसिकली मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आप लोग कैरियर के जिस भी स्टेज पर हैं, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, कुछ रेजिडेंट्स होंगे, कुछ एग्जाम्स कर चुके होंगे। तो एक तो ये कि ज़िंदगी में हमेशा खूब से खूब सर की तलाश में रहना चाहिए। क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो अ, हमेशा एक अपडेट, आप समझ लें कि इंटरनेशनली अपडेटेड चीज़ें होती रहती हैं और हमें अपने आप को अगर हम नहीं रखेंगे तो हम इस सिस्टम में पीछे रह जाएंगे। तो एक तो ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी बेसिकली होती है कि कई दफ़ा हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। तो शॉर्टकट्स जो होते हैं वो अपेरेंटली तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पहले क्वेश्चंस जो होंगे जो मेरे पूछे जाते हैं उसके बाद में आप लोगों के कि एक तो ये कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि गल्फ कंट्रीज में कैसे एंटर होना है। तो एक तो गल्फ कंट्रीज में जो कॉमनली जहाँ पर लोग आते हैं उनमें सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, उसके बाद कतर हो गया, बहरीन हो गया। ठीक है। और उसके बाद जो है मैं कौन सा मुल्क मिस कर रहा हूँ। एनीवेज अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो ये कि यहाँ की आप लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है। और यहाँ का कितने यहाँ पे हॉस्पिटल होंगे, कोई मैंने नहीं लिखा था। यहाँ पर कितने हॉस्पिटल्स होंगे, वहाँ पे क्या डिमांड्स होंगी। तो एक तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि होता ये है कि मतलब लोग ये समझते हैं कि कोई अन लिमिटेड जॉब्स हैं और अनलिमिटेड जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप जहाँ पर जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये अब क्योंकि पूरी दुनिया में सैचुरेशन हो चुकी है तो वो सैचुरेशन आपको हर जगह नजर आएगी। वो ये ना समझेंगे कि पाकिस्तान में या जिस भी मुल्क में हम बैठे हुए हैं वहां पर जॉब्स नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो है इन्फ्लेशन और जॉब्स का इशू हर जगह पे है। ठीक है। तो पहले तो ज़हन में रखें बात कि अगर कोई किसी के दिमाग में ये है कि यहाँ पे आके बिल्कुल कोई शॉर्टकट मिल जाएगा और बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है।
कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम्स बल्कि ये आती हैं जो साउथ गल्फ कंट्रीज की ओवरऑल ये हैं कि कैरियर की प्रोग्रेशन की बहुत कम चांसेस होते हैं। क्योंकि एक आप लोगों की मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जो जूनियर्स हैं उनके लिए, कि जो समझते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, तो अनफॉर्चुनेटली देर इज नो ट्रेनिंग इन सऊदी अरेबिया। ये बिग बिग क्रॉस मैं बार बार डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग क्लियर हो जाए कि ना तो यहाँ पर किसी को यहाँ की लोकल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल सकता है, और जो अनफॉर्चुनेटली सीपीएसपी, अल्लाह मियाँ सीपीएसपी को हिदायत दे, क्योंकि सीपीएसपी ने जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा एक चीज़ फैलाई हुई है कि यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। इट इज़ ओनली फॉर एवरी वन शाहजेब, इसमें ये सबके लिए है, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर एनेस्थेटिस्ट, इज फॉर एवरी वन। ये इवन मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी बातें आएंगी, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने आप को यहाँ से इस वक्त ट्यून करें, ताकि आप लोग 20 साल के बाद ना हमारी तरह डिस्ट्रैक्टेड इधर से उधर ना फिर रहे हो कि पता ही नहीं है कि करना क्या है, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए है, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं है। और सीपीएसपी के जो थ्रू जो ट्रेनिंग का एक यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली चल रहा है, दिस इज, आप अपने दिमाग में क्लियर कर ले, बहुत सारी लोग आपको बहुत सारी बातें कहेंगे। जो लोग भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इट इज नॉट रिकग्नाइज बाय सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज। तो दे ऑल आर इन वेरी बैड पोजिशन। किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता उनको प्रॉब्लम इवन हो सकती है, अभी तक तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन एटलीस्ट दे कैन नॉट नेवर बी प्रोमोटेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा है तो वो अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर दें कि देर इज नो ट्रेनिंग इन सऊदी अरेबिया। ये बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर कर लें, क्योंकि इनका कोई एमओयू है ही नहीं। ये टोटली गलत इंफॉर्मेशन हमें फैलाई जाती है, बताई जाती है। बेतहाशा लोग वो समझते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग पहले की है वो लकी थे, उन लोगों की ट्रेनिंग हो गई, लेकिन दे कैन नेवर बी प्रोमोटेड। ये जहन में रखें बात आप। कुछ लोगों का स्पेशल केस है कि वो लोगों ने कुछ ट्रेनिंग पहले की हुई है और बाकी ट्रेनिंग यहाँ पे आके की है, वो एक एक्सेप्शन है, और वो जो हो गया सो हो गया। अब जब लोग प्रमोट हो गए, प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मामला बहुत ओपन हो गया है। इसलिए उन लोगों ने स्ट्रिक्टली इस पे रिफ्यूज कर दिया है, दे विल नेवर बी प्रमोटेड। जो जिस पोजीशन पे है वो उस पोजीशन पे रह जाएगा। अगर वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट होगा, वो रजिस्ट्रार है तो रजिस्ट्रार रहेगा। दे कैन नॉट बी प्रमोटेड। तो पहले अपने दिमाग से ये क्लियर कर लें। दूसरी बात आप ये ज़हन में रखें, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किया है, मैं क्विकली बताने की कोशिश करूंगा कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ कैटेगरीज के हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें मैं लोएस्ट से शुरू कर रहा हूँ। वो लोएस्ट आप समझ लें प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अगर, फॉर एग्जांपल, और फिर एमओएच है। इन दो की कैटेगरीज में ज़्यादातर लोगों को जॉब मिल जाती है। जो यहाँ के जो अच्छे बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, उसके अंदर नेशनल गार्ड्स है, उसके अंदर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हॉस्पिटल्स हैं, इसके अंदर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसके इसके जो है वो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ही ऑटोनमस हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, यहाँ इनकी हर की डिफरेंट क्रेडेंशलिंग है और डिफरेंट सिस्टम है। तो आप लोगों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो किंग फैसल है और ये नेशनल गार्ड्स है, इवन बहुत रेयर होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, लेकिन बहरहाल इनमें पाकिस्तानी स्पेशल कंसल्टेंट बन जाते हैं, जिनमें आई एम वन ऑफ देम। तो आई एम वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हॉस्पिटल। लेकिन ये बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट सो इजी। नॉट एवरी वन एंड नॉट एवरी स्पेशलिटी कैन बिकम कंसल्टेंट इन सच हॉस्पिटल्स। तो ये आप समझ लीजिए कि ये चार कैटेगरी हटा दें। लोग जो हमारे बनते हैं वो ज्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बनते हैं, या उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बनते हैं अच्छे हॉस्पिटल। और एक और बात, ये एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरी क्लासिफिकेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि सऊदी अरब के सिर्फ 3 से 4 शहर हैं जहाँ पे आप इजीली रह सकते हैं, जिनके अंदर जद्दा है, दमाम है, रियाद है। उसके अलावा इन 3 शहरों के अलावा जितने भी शहर हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, क्योंकि इन 3 शहरों में एम्बेसी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं मदीना से और जद्दा ये क्या नाम है उसका, जद्दा से डायरेक्ट, मतलब लाइक ये कि वो उम्रे हज की वजह से हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग और मतलब बाकी चली चीजों को आप छोड़ दें, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज होती है। जो फैमिली के साथ यहाँ आना चाहता है, बड़े शहरों में स्कूलिंग है, बाकी शहरों में अगर कोई होगा भी तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज सा स्कूल होगा, या वो इंडियन स्कूल होगा या वो कोई इंटरनेशनल स्कूल होगा, लेकिन वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो स्कूलिंग, क्योंकि जाहिर बात है जो भी आता है वो अपने बच्चों के कैरियर का ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है, या वो उसको अपनी फैमिली पाकिस्तान भेजनी पड़ेगी। तो ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। एक एडल्ट एज तक पहुंचने तक अगर वो जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए तो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप उनको बिल शुरू में ही अपने आप से अलग कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। तो ये एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। दूसरी एक और प्रॉब्लम होती है कि इन लोग जो दूसरे शहर हैं जो पेरिफेरीज के हैं शहर, वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं।
तो वो आप समझ लें कि वो आपको लाहौर पहुंचना ऐसा ही है कि जैसे आप यूरोप से आ रहे हैं। तो पता लगेगा 5 घंटे का ट्रांजिट है, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। फिर एक और वही वाली बात है कि आगे कैरियर की प्रोग्रेशन नहीं होगी। अगली चीज ये है कि जो यहाँ पर आजकल जो सबसे ज्यादा जूनियर्स अप्लाई कर रहे हैं वो रेजिडेंट्स के चक्करों में अप्लाई करते हैं। तो रेजिडेंट्स का जहन में रखें बात कि जो सऊदी कमीशन की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर सबसे नीचे रेजिडेंट होता है, उसके बाद रजिस्ट्रार होता है, उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार होता है, उसके बाद कंसल्टेंट होता है। तो पहले मैं रेजिडेंट्स के बारे में आपको क्लैरिफाई करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस वक्त कॉम है वो हमारी जूनियर डॉक्टर्स वो चाह रहे हैं कि ओवरनाइट हम बहुत बड़े चैंपियन बन जाए, और सऊदी अरब में हमारे जो है ना रिश्तेदार इंतजार में हमारे बैठे हैं कि यूं करके हम आएंगे और हमें वो हक करेंगे और हमें नौकरी मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ बिग डिजास्टर। एक तो ये कि कैरियर वाइज ये उनके साथ जुल्म होगा। दूसरी बात यह है कि उनको जॉब मिलने के चांसेस नहीं है उसकी। मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि रेजिडेंट सारे अब आजकल आ रहे हैं जीपी। सऊदी अरब में ऐसा सिस्टम पहले नहीं था। आज से 10 साल पहले जब मैं आया था, इवन मैं रेजिडेंट एनेस्थीसिया के तौर पे आया था, और उसके बाद मैंने जो भी कैरियर में आगे प्रोग्रेशन की थी, लेकिन उस जमाने में अपनी अपनी स्पेशलिटीज में रेजिडेंट जो होते हैं वो रजिस्टर हो जाते थे। लेकिन अब जो है, अब वो सिलसिला खत्म हो गया। अब वो सिलसिला खत्म हो गया है। अब तमाम लोग जो हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो रेजिडेंट के तौर पे होंगे, और उनका जो एग्जाम होगा वो स्टेप 2 की तरह का होगा। स्टेप 2 की बेस तरह का एग्जाम होता है, वो क्लिनिकल साइंसेज होती हैं, उसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, मतलब इट इज यू कैन समझ लें आपके, ये स्टेप 2 या प्लैब की तरह का एग्जाम है। ठीक है। तो वो एक अलग कहानी है, वो उसका क्या हिसाब किताब है, लेकिन ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो इन चक्करों में पड़े। यही सिलसिला लोग ओमान में, कतर में, यूएई में लोग कर रहे हैं। वहां पे उन लोगों ने ओपन किया हुआ है, उनको तो पैसे चाहिए, उनको इससे क्या फर्क पड़ता है। धड़ा धड़ाधड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को जॉब मिल रही है ये आप सोचें। जो बिजनेस एंड है उसकी तरफ कोई सोचता नहीं है। लोग वीजे लगवा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, महीनों जाया करके वापस आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस है इस बात का कि आप लोगों की मिस डायरेक्शन होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जहन में रखें बात। अच्छा, उसकी उसकी अगली जो चीज ये है कि यहाँ से जो हमारे जो हमारी डिग्रीज हैं उनके बारे में मैं कुछ बता दूंगा कि एमसीपीएस +2 इयर्स वो होगा रजिस्ट्रार। एमसीपीएस फ्रेश जो होगा वो होगा रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट इन दैट स्पेशलिटी। एफसीपीएस जो है वो फ्रेश जो है वो होगा सीनियर रजिस्ट्रार। ठीक है। और उसके 5 साल के बाद वो कंसल्टेंट बनेगा। ठीक है। सिर्फ एफसीपीएस कंसल्टेंट बन सकता है, उसके अलावा और कोई कंसल्टेंट नहीं बन सकता। एमएस जो है, अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू आवर ब्लडी सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली जुल्म की इंतहा है। वही सारे शक्लें आपको एफसीपीएस में भी नजर आएंगी, और वही खूबसूरत शक्लें आपको यूनिवर्सिटीज में भी नजर आएंगी। और उन्होंने इतना बड़ा ये जुल्म किया है कि ये एमएसएमडी जो है, इनकी कोई रिकग्निशन नहीं है, ये लोग रजिस्ट्रार हैं। हालांकि इनकी ट्रेनिंग देखें 5 साल की। तो कोई भी बंदा जो ये सुन रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग एमएसएमडी की तरफ ना जाएं अगर आप लोगों को इंटरनेशनल अपने आप को फिट रखना है। ये मिसफिट है, क्योंकि 5 साल की ट्रेनिंग उसी हॉस्पिटलों में उन्हीं शक्लों के साथ, मैं खूबसूरत नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ आप ट्रेनिंग करेंगे 5 साल, और उसके बाद आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए एफसी पाकिस्तान में रहते हुए एफसीपीएस की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई भी बंदा एमएसएमडी जो कर रहा है वो जिस मजबूरी के तहत भी कर रहा है, वो अपने कैरियर के साथ ज्यादती कर रहा है, और 5 साल के बाद उसको कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, अगर उसकी एम्बिशंस मुल्क से बाहर जाने की 100% नहीं है, और वो बहुत डेडिकेटेड है कि वो उसने पाकिस्तान में ही रहना है, ओके फाइन। पाकिस्तान में शायद एमएस और एफसीपीएस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर, पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। आप लोगों की वो रखे एटलीस्ट गल्फ कंट्रीज में एमएसएमडी की जो है वो एलिजिबिलिटी, क्योंकि बाकी जगहों पे तो कहीं कोई पाकिस्तानी डिग्री कंसल्टेंट नहीं बन सकता। सऊदी अरब में एफसीपीएस पे एटलीस्ट हम कंसल्टेंट बन सकते हैं, और किसी भी मुल्क में हम एफसीपीएस के ऊपर भी कंसल्टेंट नहीं बन सकते। तो वहां पे जाके तो बराबर है, लेकिन मैं सऊदी अरब के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ एटलीस्ट। बाकी मुल्कों में प्रॉब्लम क्या है कि जॉब्स है ही नहीं, बहुत हार्डली किसी को कोई जॉब मिलती है। इसलिए आप लोग अपना जो एम्बिशंस को जहन में रख के ये काम करें कि या तो आपके पास सब स्पेशलिटी हो। इसके अंदर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को, जो क्योंकि इतनी सारी गुफ्तगू है कि मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं क्या बात बताऊं और क्या बात ना बताऊं, लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि आप लोग सब लोगों को ये पैगाम पहुंचना चाहिए, और खुदा के वास्ते जिसको ये पैगाम मिले वो आगे पहुंचाए। जनरल मेडिसिन में जो लोग करते हैं, या जनरल सर्जरी में करते हैं, या जनरल पीडियाट्रिक्स में करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इवन इवन जो एक और स्पेशलिटी को मैं इसमें रखूंगा, रेडियोलॉजी। ये चार लोगों को आप जहन में रखें बात, कि रेडियोलॉजी को, सिंपल रेडियोलॉजी का जो एफसीपीएस है ना, इट इज जस्ट लाइक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नहीं है।
क्योंकि अब इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी हो गया, इंटरवेंशनल वैस्कुलर प्रोसीजर्स हो गया, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बगैर आपकी एज अ रेडियोलॉजिस्ट कोई पहचान नहीं है। इसी तरीके से जनरल पीडियाट्रिक्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है कि सब स्पेशलिटी हो गई है, पीड्स एंडो, पीड्स कार्डियो, पीड्स नेफ्रो, पीड्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरीके से जनरल मेडिसिन इज अ डिजास्टर, क्योंकि जनरल मेडिसिन की कोई अब वर्थ नहीं है। जनरल मेडिसिन की कोई जॉब नहीं मिलेगी। आपने जिसने भी करना है वो सब स्पेशलिटी करे। सब स्पेशलिटी में शायद कोई जॉब मिल जाए, लेकिन जनरल मेडिसिन की कोई जॉब नहीं है। सेम इज ट्रू फॉर जनरल सर्जरी, क्योंकि जनरल सर्जरी भी टोटली डिसमेंटल हो चुकी है, डिवाइडेड हो चुकी है। लैप्रोस्कोपिक अलग है, अपर जीआई अलग हो गया है, कोलोरेक्टल अलग हो गया है, पैटोबिलरी अलग हो गया है, ब्रेस्ट एंडोक्राइन अलग हो गया है। तो जनरल सर्जरी वालों के पास रह कुछ नहीं जाता एक्चुअली। तो इसलिए, और तमाम इवन जो इमरजेंसी के प्रोसीजर्स हैं वो भी लैप्रोस्कोपिक होते हैं। लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स है या लैप्रोस्कोपिक हर्निया है, तो इसलिए जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो जनरल जनरल सर्जन करते हैं। लेकिन एक्चुअली उनके अंदर अब थोड़े दिनों के बाद उसकी भी फेलोशिप्स हो जाएंगी, और जिसके बाद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग नहीं है अनफॉर्चुनेटली, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए आप लोग जहन में रखें बात, कि जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, जनरल पीडियाट्रिक्स और रेडियोलॉजी, अनफॉर्चुनेटली दे आर यूज ये दे आर टोटली ओवर सेचुरेटेड इन द सेंस कि उनको अलग से जॉब नहीं मिलेगी। और मैं बहुत श्योरिटी से आपको ये बात कह रहा हूँ कि जिसने भी जाना है वो सर्जरी, इट इज़ बेटर। एक मिनट, अभी मैं आपको बताता हूँ। जनरल एनेस्थीसिया और क्या क्या क्वेश्चन है? कंपेटिटिव हैव नॉट पास एग्जाम फॉर 3 years और मोर, कोई नहीं है, जीरो। जैन जीरो, आई एम सॉरी। आपका कोई वर्थ नहीं होगी, आपको जीपी का एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यूरोलॉजी पर्सपेक्टिव, यूरोलॉजी का भी सर देखें, यूरोलॉजी का भी ध्यान में रखें बात, कि यूरोलॉजी जिसको एंडोस्कोपिक यूरोलॉजी नहीं आती, वो बिल्कुल फारिग है। एंडोस्कोपिक यूरोलॉजी के बगैर कोई नहीं है चीज। और फिर आप ये एक और ध्यान में रखें बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सऊदी अरब में सिर्फ हम कंसल्टेंट बनते हैं, बाकी किसी गल्फ कंट्री में कंसल्टेंट बन ही नहीं सकते। तो आप ये ध्यान में रखें कि जो एक सर्जन, एनेस्थीसिया तो चले एक डिफरेंट स्पेशलिटी है, हम मैं तो एनेस्थेटिस्ट हूं तो मैं आपको, लेकिन मुझे सारों का पता है, इसलिए जो जो होता है ना कंसल्टेंट, वो सारे काम करता है, ठीक है? उसके नाम पे होता है, उसकी मर्जी है तो वो आपको काम दे सकता है, लेकिन आम तौर पे बहुत सारे जो रजिस्ट्रार, जो सीनियर रजिस्ट्रार्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली इंडिपेंडेंटली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन एज अ होल, अगर वो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पर वो अंडर द कवर ऑफ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो वहां पर उनको अनफॉर्चुनेटली जो मेजर प्रोसीजर्स हैं वो कंसल्टेंट करेगा, और जो रजिस्ट्रार या सीनियर रजिस्ट्रार होंगे वो साइड में पकड़ के गाइड वाइज ही पकड़ा रहे होंगे यूरोलॉजी में। तो अनफॉर्चुनेटली मैं, क्योंकि मैं तो लोगों को, अपने अपने लोगों को ये काम करते हुए देख के मुझे दुख होता है। मैं पीट सर्जन को यहाँ पे देखता हूँ, मैं किंग फैसल में काम करता था, वहां पे पीट सर्जन या एक न्यूरो सर्जन थी, शी लेफ्ट द प्लेस। उनका एक जुमला मेरे कानों में गूंजता है, मैंने एफसीपीएस न्यूरो सर्जरी इसलिए नहीं किया था कि मैं साइड से खड़े होकर सेलाइन फेंकूं। एंड दैट्स अ रियलिटी, कि अनफॉर्चुनेटली जो सर्जन है, जब तक वो अपना वो काम खुल के नहीं करेगा, वो फिर सर्जन कैसा हुआ फिर? इसी तरीके से यूरोलॉजी में भी आप देख लें, आपको पता है कि एंडोस्कोपिक यूरोलॉजी के अंदर जो जो वो जिसके हाथ में स्कोप होगा, या जो वो काम कर रहा होगा प्रैक्टिकली, सिर्फ वही काम कर रहा होगा। जो बाकी, और होता क्या है, एक और ध्यान में रखिए बात, इनके अपने फेलोज और रेजिडेंट्स अब बहुत तेजी से आ रहे हैं। इनको कोई आपको टीचिंग वाला काम आपको नहीं करने देंगे 99% केसेस में, एक्सेप्ट, फिर मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको मेजोरिटी की बात बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कोई काउंटर आर्गुमेंट कर सकता है कि मैं तो सारे काम कर रहा हूँ। वो ठीक है, सारे काम कर रहे होते हैं, वो सारा डंकी वर्क कर रहे होते हैं, वो सारा प्री ऑफ एडमिशन होगा, पोस्ट ऑफ होगा, सारे ऑर्डर्स डालने होंगे, सब कुछ करना होगा, और आपकी कोई अप्रिसिएशन नहीं, ठीक है? तो ये सर्जरी का आप ध्यान में रखें। मेडिसिन का तो चले और हिसाब है ना, मेडिसिन में तो राउंड में सारी चीज सारी बंदे सीख सकते हैं, लेकिन सर्जरी एक ऐसी चीज है कि जब तक ये आप खुद से नहीं कर रहे, तब तक आप यूजलेस है। ठीक है? तो ये एक इस चीज का आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि कंसल्टेंट के तौर पे आप लोग जब तक काम नहीं करेंगे, सर्जन्स, उनको वो काम करने का मजा नहीं आएगा। तो वो पीडियाट्रिक सर्जन खाली लाइंस डाल रहे होंगे, न्यूरो सर्जन खाली भर कर रहे होंगे, या वो सिर्फ ड्यूरा खोल रहे होंगे और ड्यूरा बंद कर रहे होंगे। तो ये न्यूरो सर्जरी नहीं है। मैं तो न्यूरो सर्जरी को बहुत हाईली रैंक करूंगा। तो बाकी स्पेशलिटीज में भी ऐसा ही है। जो हाईएस्ट लेवल पे जो कंसल्टेंट्स हैं, उसकी आपको मैं एक और रीजन बता देता हूँ, कि जो ऐसी स्पेशलिटीज हैं कि जिनमें 24/7 सर्विसेज नहीं चाहिए, उसमें इतने ज्यादा लोगों की उनको जरूरत भी नहीं होती। इसलिए उनके चंद कंसल्टेंट हैं जो उनकी लिस्ट कर रहे होंगे। उनको चाहिए होंगे जूनियर रैंक्स के बंदे उस स्पेशलिटी में। जो 24/7 सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल आईसीयू है, या एनेस्थीसिया है, या इमरजेंसी है,
इमरजेंसी में उनको डॉक्टर्स की जरूरत होगी, इमरजेंसी में भी वो जूनियर रैंक के लोगों से 10, अगर उनको रेजिडेंट चाहिए होंगे तो शायद उनको 2 कंसल्टेंट चाहिए होंगे। ये बात है, तो इसलिए इमरजेंसी की स्पेशलिटी में भी यही प्रॉब्लम है। हाँ, आईसीयू एनेस्थीसिया एक ऐसी स्पेशलिटी है कि जिसके अंदर अभी तक लंगर खुला हुआ है, अभी तक कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर वही वाली बात है, टोटली सेचुरेटेड हो गया है, टोटली सेचुरेटेड हो गया है। खुदा के वास्ते कुछ जूनियर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को यंग लोग, ये भी एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आप जहन में रखें, यंग लोगों के ऊपर एमसीपीएस पे बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए एमसीपीएस पे यंग लोगों को। और मैं जब 28 साल के 27 साल के लोगों को एमसीपीएस में इंडक्शन होने की का मैं देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि जो लोग करवा रहे हैं, या तो उनकी आंखों के आगे पर्दा डला हुआ है, और अगर उनको पता है तो वो नहीं बता रहे, तो वो जुल्म कर रहे हैं। उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। एमसीपीएस सिर्फ उन लोगों के लिए है, जैसे लड़कियां हैं, उनको उनको भी उनका, अच्छा लड़कियों को भी मैं ये बात कहूंगा कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो जिन जो अपने घर से निकल रही हैं इतनी मुश्किल, अपने बच्चों को सफर करके, अपने फैमिली को करके, अपने लॉस को करके मैनेज करके, तो वो क्यों अपने आप को एक निचले लेवल पे रखना चाहती हैं? वो खाली क्यों एफसीपीएस पार्ट 1 से डर रही हैं कि मैंने एफसीपीएस पार्ट 1 तो बड़ा मुश्किल है तो मैं कोई शॉर्टकट कर ले लूँ, फायदा कोई नहीं है। जहाँ थोड़े अरसे के बाद इतनी सेचुरेशन हो जाएगी कि एक ईंट पटेंगे तो नीचे से एक एफसीपीएस निकल आएगा, तो फिर एमसीपीएस को कौन रखेगा? मुझे बताएं, फायदा क्या है? तो मुझे बताइए, 2 साल के डिप्लोमे का आपको क्या हासिल होगा? तो मैं कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है? और मैं तो उन उन मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तो उन लोगों को देखा हुआ है कि जिन्होंने अपने आप को आज से 15 साल 20 साल पहले एमसीपीएस का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई हुई थी उन्होंने एज ए सुपरवाइजर, क्योंकि वो कहते थे कि एमसीपीएस नहीं करना आप लोगों ने एफसीपीएस करना है। डॉक्टर साजिद उस्मान कॉल, जिनके नाम से कॉल एसोसिएट्स के नाम से लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ये वो लोग हैं। तो मैं, मेरी तो खुशकिस्मती है कि मैंने उन लोगों को देखा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली एमसीपीएस उन लोगों के लिए है, चलें, फीमेल्स डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है। दूसरी इसकी एक्सेप्शन ये है कि यू बिलोंग टू अ पेरिफरी प्लेस, और आप वहां के लिए आप एमसीपीएस करें और आप वहीं पर अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके कंसल्टेंट बन जाए और आप काम कर लें, उनके लिए रिकमेंडेड है। या आप 50 साल उम्र हो गई है, अब आपको ख्याल आया कि मैं कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, उनके लिए एमसीपीएस चले, 45 to 50 ईयर्स वाले लोगों के लिए। ये एमसीपीएस और लोगों के लिए नहीं है। जो बाकी लोग करते हैं आजकल, एक इंडक्शन हो जाती है, डीए कर रहे हैं जी, डीसीएच कर रहे हैं जी, इसी तरह के डीएमआरडी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम देम, लेकिन जो सैचुरेशन का हाल है, अ, अगर वो नहीं, मुझे पता है सारी सिचुएशन, आप ये ना समझें कि मैं अगर मुल्क से बाहर रहता हूँ तो मुझे पाकिस्तान के हालात का नहीं मुझे पता या सिचुएशंस का नहीं पता, लेकिन देर इज नो वे आउट। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान में ही सरवाइव करना है तो फिर आपको एफसीपीएस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे जैसे भी करें, जिस तरह मर्जी करें, जो मर्जी वो उस टाइम पर कैद काटे, अनफॉर्चुनेटली, बट यू विल हैव टू डू इट, बिकॉज अगर आप जो दूसरे काम करेंगे उसके लिए आपको फिर एक्सेप्शन क्या होगी, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए। आप किसी पेरिफेरी की जगह पे हैं, किसी आप छोटी तहसील के हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पर आपका आपके लिए डीसीएच भी बहुत है, डीएमआरडी भी बहुत है, डीए भी बहुत है, और डीजीओ भी बहुत है, ठीक है, लेकिन बाकी जगहों के लिए नहीं है ये। तो ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया इस बात पे। अगला मैं एक पॉइंट बहुत आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को एक दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है। एक मिनट, मेरे ख्याल सऊदी अरब की बात पहले मुकम्मल कर लूँ। तो जो है ना, ये रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार और कंसल्टेंट, ठीक है, तो ये कहानी होती है। बाकी आपका जो काउंटर क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बता दूंगा, एक मिनट प्लीज। ऑल्सो गवर्नेंस कैरियर इन आयरलैंड, एक मिनट में बताता हूँ अभी। एनी गाइडलाइन फॉर मेडिकल स्टूडेंट व्हाट टू डू ड्यूरिंग देयर स्टडीज? यस, यस सजील, दिस इज अ क्वेश्चन आई वांट टू आंसर, प्लीज स्टे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, बताऊंगा अभी मैं कि क्या करना चाहिए। एफसीपीएस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वही वाली बात आ गई। आपके हाथ में अगर एंडोस्कोप नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? ये अदील भाई, आप मुझे बताइए कि अगर आपको एंडोस्कोप ना पकड़ाए और आप साइड पे खड़े होकर तालियां बजाने के लिए आप क्या करेंगे, मुझे बताइए। जो अगर आप प्रोसीजर्स नहीं कर रहे, आप ईआरसीपी नहीं कर रहे, आप एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स नहीं कर रहे, तो आपको ऐसा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तो मुझे भी आती है। वही वही सबको सारा कुछ करने के बाद करना तो वही है। या तो आपने उसको मेप्राजोल देना है, या आपने रेनिटीन देनी है, या आपने प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देने हैं अल्टीमेटली। मैं सॉरी, टेक नॉट नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देम, बट मगर इंटरवेंशनल जो है वो जो प्रोसीजर्स हैं उनके बगैर नहीं है। जो, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर जो टाइटल्स होते हैं, कि प्लीज अपना ये अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए प्लीज जी। देखें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ना रेजिडेंट, स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट,
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आई एम सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये तीन होते हैं। ठीक है। तो जो स्पेशलिस्ट है ना, उनके लिए सीनियर रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार दोनों स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। दोनों स्पेशलिस्ट हैं। ये आपका सवाल था। तो कंसल्टेंट इज कंसल्टेंट, ठीक है। तो रेजिडेंट है रेजिडेंट। अच्छा। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर, प्लीज पहले वो मैं बता दूं। देखें, ये बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम हैं, MRCP, MRCOG जो है, उसके बाद और क्या है जी, FRCA, FCAI, ये सारे एनेस्थीसिया के हैं। ठीक है। MRCS, FRCS, इस तरह आपको बेतहाशा एग्जाम्स नजर आएंगे। इन सब की अलग से वैल्यू है 0/0/0। अलग से इनका कोई कोई फायदा नहीं है। ये इनका क्या फायदा है? इनका फायदा क्या है कि ये खाने के साथ स्वीट डिश है। अगर किसी ने कोई और ट्रेनिंग की हुई है, FCPS किया हुआ है, उसके बाद अगर वो FCI कर रहा है, जैसे मैंने किया है, या EDA किया है, या बता whatever जो भी मैंने किया है, वो मैंने सारे FCPS की बात की है। मेरी आज की पहचान, आज की तारीख में भी मैं FCPS की बेस पे कंसल्टेंट हूँ। जो बाकी चीजें हैं, वो उसने मेरी नॉलेज को इम्प्रूव किया है, उसने मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया है, वट, लेकिन वो मेन कोर्स नहीं है। वो स्वीट डिश है, नंबर वन। नंबर टू, इनका क्या एडवांटेज है कि आप लोगों को एग्जम्पशंस मिल सकती हैं GMC की या IMC की। ठीक है। इनका ये फायदा है, अदर देन दैट इनका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ध्यान में रखें बात कि जिसने IMC लेनी है तो उसके लिए प्रेस एग्जाम है, जिसने GMC लेनी है उसके लिए प्लैब एग्जाम है। एग्जैक्ट एक्चुअली, और ये एग्जाम, प्लैब एग्जाम जो है, इट इज मच इजियर देन MRCS और MRCOG। और सबसे ज्यादा इसमें जो टेरिबल एग्जाम है वो MRCP है। उसकी वजह ये है, ये नहीं है कि वो कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड एग्जाम है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पर इतने ज्यादा लोग अपीयर होते हैं कि उसमें से जो परसेंटेज, जितने लोगों को उन्होंने पास करना होता है, वो बहुत थोड़े होते हैं। तो MRCP पास करना बहुत मुश्किल काम है। मैं और एग्जेजरेट नहीं कर रहा, मैं खास तौर पे पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा, पेसेस नहीं पास होता लोगों का। इसलिए अगर आपने UK जाना है और आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो खुदा के वास्ते ना इस चक्रों में पड़े MRCP के, पहले प्लैप कर लें। लैप करके एक दफा एंटर हो जाएं, और उसकी मैं एग्जांपल सारे लोगों को मैं टेलीफोन पे बता रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम लोगों से, मैं जिन जिन को मैं पैगाम पहुंचा सकता हूँ, मैं उनको बताता हूँ। ये जेहन में रखें, इसकी एग्जांपल क्या है कि एक ट्रेन है। आप, एक ऑटोमेटिक ट्रेन है, आप दूर हैं, आपने सिर्फ अपना हाथ बढ़ा के ना एक डंडा आगे कर दिया और दरवाजा बंद नहीं हुआ। अब आप अपना सामान खींचें, डंडे को वहीं पे रखें, आप हेल्प लें किसी से, सामान खींचे और अंदर एंटर हो जाए। आप पहले एंटर हुए, और अब आपको अभी सीट नहीं मिली, आप सिर्फ डंडा पकड़ के खड़े हुए हैं आप हैंडल से। थोड़ा आगे गए, 2-3 स्टॉप्स गुजरे, तो आपको बैठने का मौका मिल गया। दैट्स व्हाट दैट सिस्टम इन UK आइलैंड इज। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो है एग्जिट क्वालिफिकेशन। हमारी जितने भी ये डिप्लोमास और जितने एग्जाम हैं, दे आर एग्जिट क्वालिफिकेशन। ठीक है। एग्जिट क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने पहले ट्रेनिंग की, आपने सारे प्री रिक्विजिट्स पूरे किए, जब आपने फाइनल एग्जाम दिया तो उसके बाद यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी अदर ट्रेनिंग और एग्जाम। UK आइलैंड का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। डिग्री, ये जो एग्जाम जिनको आप समझ रहे होते हैं, ये एक सिर्फ डिग्री नहीं है, ये एक एग्जाम, आपसे उसको समझ लें। और ट्रेनिंग इज सेपरेट। ठीक है। ट्रेनिंग के लिए आपको अलग से परस्यू करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के लिए आपको अलग से परस्यू करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज CCST। इसको कहते हैं कंप्लीशन ऑफ स्पेशलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्पेशलिटी ट्रेनिंग। ये है असल चीज। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें UK और आयरलैंड की, मैं आपको बता दूं कि UK के अंदर आपके पास दोनों, एक और दूसरा तरीका क्या होता है, उसको कहते हैं सीजर, सीजर पाथवे, सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ स्पेशलिटी रजिस्ट्रार, समथिंग लाइक दैट। इससे बनता है, आप समझ लें कि एक इक्विवेलेंस का पाथवे और एक ट्रेनिंग का पाथवे। अगर आपको ये नाम इतने मुश्किल भूल जाते हैं, तो आप T याद रखें और इक्विवेलेंस याद रखें। ठीक है। तो एक इक्विवेलेंस का पाथवे और एक ट्रेनिंग का पाथवे। जब आप, जो भी बंदा जाएगा जिसने MCPS भी किया हुआ है, चाहे FCPS भी किया हुआ है, चाहे उसने MRCP भी किया हुआ है, सब कुछ जो किया हुआ है इनिशियली, या वो SHO होगा या वो रजिस्ट्रार होगा। इनिशियली आज की तारीख में, अगर मैं भी आयरलैंड जाऊंगा या मैं UK जाऊंगा, डिस्पाइट हैविंग हेल ऑफ एक्सपीरियंस, शायद मुझे कहीं UK में लोकम कंसल्टेंट की जॉब मिल जाए तो मिल जाए, वो एक एक एक्सेप्शन होगी। लेकिन एक्चुअली, इवन आई एम आफ्टर 20 years of graduation, only I am registrar, even in UK, because I don't have any training. Whatever I have done is outside. Yes, I have passed their exam. I have hell of experience. I can be comparable to any consultant of anesthesia in the world, Alhamdulillah. But actually, in reality, I am only a registrar in UK or Ireland.
ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आना चाहिए कि आप लोग भी वहां अगर जाएंगे तो आपको या तो जॉब मिलेगी एसएचओ की या रजिस्ट्रार की, व्हाट्स एवर यू आर। तो वहां पर आपको रगड़ा खाना पड़ेगा दोनों पाथवे के, या सीजर का पाथवे या सीसीएसटी का पाथवे। अब इसके लिए क्या कहानी होती है कि जिसने एफसीपीएस किया हुआ है या जिसके पास बैकग्राउंड ट्रेनिंग है, या अब यहाँ पे ये इम्तहानों का फायदा होगा, या वहां पहुंच जाते हैं, वहां पर आप इजी हैं, आप उसके सिस्टम को समझें और आप इम्तहान पास कर लें। अब आप अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंटर होंगे, तो अगर आपने एमआरसीपी किया हुआ है तो हो सकता है वो आपको, अगर 7 साल की टोटल ट्रेनिंग है तो हो सकता है आपको एक दो स्टेप्स आपके एग्जाम्प्ट हो जाए। या आपका पीछे एफसीपीएस आपने किया हुआ है तो आपको 1 2 3 साल, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैंने आई एम नॉट देयर, बट मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आपके कुछ साल एग्जाम्प्ट हो जाएंगे यूके के लिए। आपके कुछ साल एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अगर आपने वहां जाके एमआरसीओजी कर लिया है या एमआरसीएस कर लिया है या वट एवर। लेकिन इनिशियली जब आप अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी आप सिर्फ वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अनलेस आपके पास बहुत टाइम है, बहुत आपके पास पैसे हैं, या आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, जिसने एफसीपीएस पास कर लिया है वो एमआरसीपी कर सकता है। हमारे चैंपियन क्या होते हैं, एमबीबीएस पास किया है और एमआरसीपी के चक्करों में लग गए 1 साल के बाद। अब आप मुझे बताएं कि उनका कितना कितना एक उनका जहनी लेवल होता है, उनका कितना क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, उनको बेचारों को बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अबव एवरेज स्टूडेंट। अबव एवरेज स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई कहे कि एमआरसीपी का एग्जाम एमबीबीएस के बाद में देता तो इट्स हेल ऑफ एग्जाम, क्योंकि मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो 10 10 साल पास नहीं होते हैं। वजह क्या है? एक तो ये कि वो सीनियर हो चुके होते हैं, उनको नहीं पढ़ना समझ आ रही होती। दूसरे, वो लोग ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे उनको कोई एक्सपोजर ही नहीं होता। और सऊदी अरब के ज्यादातर पहाड़ी इलाके में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका कोई बेचारों का फ्यूचर नहीं होता। मैं जब आया था सऊदी अरब में, पेरिफेरी में गया था, मुझे वहां पे एनेस्थीसिया की स्पेलिंग बताने वाला कोई भी नहीं था। यकीन करें आप। और मैंने कहा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी तो खुशकिस्मती थी कि मैं वहां से निकल के आ गया, और मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसे भी लोग हैं जो वहां पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। ऐसे भी लोग हैं जो जब मैं गया था तब भी वो 10 साल से थे, और अब वहां पे आ चुका हूँ, अभी वो 10 साल से वहीं पे हैं। तो ये उन लोगों को देख के मैं इबरत हासिल करता हूँ। नथिंग टेकिंग, फिर मैंने क्या कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग, मैं कोई किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। मैं तो क्योंकि आप लोगों को कैरियर की मैं आगे से आगे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से यही, दैट्स व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, कि हम अपने आप आगे लोगों के बारे में सोचें कि जो हमारा फ्यूचर है वो कहाँ जा रहा है। तो ये एक जहन में रखे बात। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो पाथवे है वो है सीजर का। तो जो सीजर का पाथवे है उसकी सिर्फ चक्कर ये है कि यूके के अंदर और आयरलैंड के अंदर, दोनों के अंदर ये पाथवे है। आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड के अंदर, ये जेन में अपने दिमाग में निकाल लें, जो सारे लोग आयरलैंड के परस्पेरेंट हैं, वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, आयरलैंड में देर इज नो ट्रेनिंग एक्सेप्ट फॉर सम स्पेशलिटीज। मुझे किसी ने बताया कि वहां पे भी जीपी की ट्रेनिंग हो रही है, फैमिली मेडिसिन की, लेकिन यूजुअली जहन में रखें कि वहां पर कोई ट्रेनिंग नहीं है। आप जहन में ये रख लीजिए बात। फैमिली मेडिसिन में मुझे अभी रिसेंटली, मुझे किसी ने कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया था कि फैमिली मेडिसिन में वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि उनको लोगों की जरूरत है। अदरवाइज किसी प्रॉपर स्पेशलिटी में, फॉर, अगर आई एम सॉरी, मैं फैमिली मेडिसिन को इन प्रॉपर स्पेशलिटी नहीं कह रहा, जो वो बहुत अपनी इजी लाइफ रखना चाहता है, वो फैमिली मेडिसिन इज एन एक्सेलेंट स्पेशलिटी। क्योंकि इवन यूके के अंदर जो उसकी ट्रेनिंग है वो 3 से 4 साल की है। अदरवाइज जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो 7 साल की है। ठीक है, 7 साल की ट्रेनिंग्स हैं मतलब तमाम। क्योंकि ये काउंटर आर्गुमेंट होती है, क्योंकि जब मैं किसी को ये कहता हूं कि जो बेस्ट पाथवे है फॉर एनी डॉक्टर, फॉर एनी वन वेयर एवर यू आर, इज यूएसएमएलई। इवन आप अभी एक किसी ने जो सवाल पूछा था मेडिकल स्टूडेंट के रेफरेंस से, खुदा के वास्ते आप अपनी जो, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई के अंदर यूएसएमएलई की किताबों को इंडल्ज कर लें। वेयर एवर यू आर, अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप हिम्मत करें, आप फिजियोलॉजी को रिवाइज कर लें। और उसके बाद फ्रॉम देयर ऑन यू कीप द बुक्स ऑफ यूएसएमएलई इन योर कोर्स। यूएसएमएलई से बेहतर पाथवे कोई नहीं है। इवन अगर किसी बंदे ने कैरियर में था, अभी आपको मैं यूएसएमएलई के बारे में आखिर में मजीद डिटेल बताऊंगा, लेकिन फॉर सिंपल आप याद रखें बात, कि यूएसएमएलई से बेहतर कोई पाथवे नहीं है। चाहे वो आप लंबा कहें छोटा कहें। यहाँ पे ये कौन सा यहाँ पे कौन सा आपको प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने आ रहा है आयरलैंड में या यूके में? वहां पे भी तो आपको रगड़ा खाना पड़ रहा है, 4 साल 5 साल या 7 साल। और सबके लिए वहां पर 5 से 7 साल रुकना पड़ता है, 5 से 6 साल फॉर पासपोर्ट। क्योंकि कोई भी वहां जाएगा तो वहाँ पासपोर्ट इज अ डिग्री। पासपोर्ट लिए बगैर किसी को भी वहां से नहीं आना चाहिए, अगर वो आयरलैंड चला गया है तो भी, और अगर वो यूके गया है तो भी। वरना आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। कि आयरलैंड के अंदर ध्यान में रखें, देर इज नो ट्रेनिंग। आयरन के ये आयरलैंड के अंदर भी आपको सीजर का पाथवे है। तो उसकी क्या तरीकाकार होता है
कि आपने कॉलेज में अपने पेपर्स भेजे। सीजर पाथवे को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज सीजर, इक्विवेलेंस का पाथवे क्या है। आपने कॉलेज में अपने पेपर भेजे कि भाई ये मैं हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है, मैं इनिशियली आई कैन डू द रोटेशंस। फिर आप अपने तौर पे जॉब करते हैं, आप रजिस्ट्रार की जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, दैट इज ट्रू फॉर ऑल स्पेशलिटीज, कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको एक पेपर पकड़ा देंगे कि भाई आपको 3 महीने में ये काम करना है, 3 महीने आपने ये काम करना है, 3 महीने ये काम करना है, इतने आपके केसेस ये होने चाहिए, इतने आपके केसेस ये होने चाहिए, इतने आपके केसेस ये होने चाहिए, इतना आपका रोल एज सेकंड ऑन कॉल होना चाहिए, इतना आपका रोल एज थर्ड थर्ड ऑन कॉल होना चाहिए। जब आपने उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, आपने उनको प्रेजेंट किया केस अपना कि भाई मैंने आपकी अपने तौर पे सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, खुदा के वास्ते मुझे आप अपने स्पेशलिटी डिवीजन, क्योंकि ये एक लफ्ज में बताना भूल गया था कि जितने लोग जो रजिस्टर होते हैं, ये सारे जो डिवीजन में रजिस्टर होते हैं, ये जनरल डिवीजन होता है। ये सारे एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, दैट इज जनरल डिवीजन। ये जनरल डिवीजन होता है, और ये सब लोग बराबर होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। दे आर कॉल्ड एज नॉन कंसल्टेंट हॉस्पिटल डॉक्टर्स। शायद इसका एनएचएस में कुछ और नाम होगा, समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये एनसीएचडी इनको कहा जाता है यूके आयरलैंड में। ये नॉन कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, दे आर नॉन कंसल्टेंट हॉस्पिटल डॉक्टर्स। तो ये जनरल डिवीजन में होते हैं। जो दूसरी डिवीजन होती है वो स्पेशलिटी डिवीजन होती है, ठीक है, वो स्पेशलिटी डिवीजन जैसे आप स्पेशलिटी में हैं। तो जब आपने ये सारी उनकी लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, उनकी कंसल्टेंट की उसकी ट्रेनिंग की, तब वो आपको कहेंगे कि ओके, वी एक्सेप्ट योर पेपर्स एज 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 यू आर एडमिटेड एज स्पेशलिटी डिवीजन। अब आप कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए परस्यू कर सकते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि जब आप ये सब कुछ करके भी आप आगे आ गए ना, एक आ गया है सीसीटी और एक आ गया इक्विवेलेंस, ठीक है, तो हमेशा प्रायोरिटी सीसीटी वाले को मिलेगी। यस, एक्सेप्शन विल बी देयर, लेकिन अगर एक सीट के लिए 10 लोग compete कर रहे हैं, तो अगर सीसीटी जिसके पास होगी दैट विल बी प्रेफर्ड अनलेस अंटिल कोई सीजर है, उसका बहुत अच्छा उसका प्रोफाइल है। याद रखें बात कि वहां पर वो एक वन डायमेंशनल मोनोटोनस नहीं चलते, वहां पर भी रेसिज्म होगा, वहां पर भी सब कुछ। लेकिन लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तरीका ये है। तो आप सब कुछ करने के बाद भी आइलैंड में आप कंसल्टेंट प्रॉपर नहीं बन सकते। तो टू बी ऑन सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए, ये बरहमन है और ये शूदर है। आप वहां पर भी ये कंसल्टेंट बनने के बाद भी आप एक स्टेप नीचे होंगे। जॉब्स आपको मिल जाएंगी जब आप एक दफा सिस्टम में आ गए और आपकी एक रेपो बन गई, आपको जॉब मिल गई, तब आप उस सिस्टम में आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल दैट इज अ स्ट्रगल विद विच यू विल हैव टू पास थ्रू। तो अपने जहन में ये रख लें कि जो लोग यूएसएमएलई का नाम सुन के 4 4 फुट उछलने लगते हैं और बहुत महंगा है जी, बहुत टाइम लगता है, तो दूसरा रास्ता कौन सा, कोई फूलों की आपकी गुलदस्ते लेके बैठा हुआ है, वो उससे ज्यादा ख्वारी का काम है। वहां पर तो क्या है कि जो एक दफा उस रगड़े से निकल के एक दफा जो कंसल्टेंट बन जाता है यूएस में, उसकी 1 साल की तनख्वाह ये बुढ़े अंग्रेज हैं यूके आयरलैंड के 5 साल की तनख्वाह के बराबर होगी। जितने यूएस के अंदर एक डॉक्टर की अर्निंग है, उसका यूके आयरलैंड की तनख्वाह से कोई कंपैरिजन नहीं है। दैट्स वाई आपको इवन बड़े बड़े मुल्कों में, इवन सऊदी अरब के अंदर हार्डली आपको कोई अमेरिकन, प्रॉपर अमेरिकन बंदा यहाँ पे काम करता हुआ नजर आता है। प्रॉपर आपको ऑस्ट्रेलियन ट्रेन आपको यहाँ पे नजर आता है, की वजह ये कि दे आर अर्निंग सो मच ओवर देयर, ठीक है। तो इसलिए आप ये ध्यान में रखें कि इट इज नॉट सो इजी एनीवेयर। जिंदगी कहीं पर भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एक दफा आयरलैंड या यूके में आप पहुंच गए हैं और आपके एम्बिशंस कम हैं, या आप अपने आप को इतना स्ट्रगल में नहीं डालना चाहते, तो भी, अब आप कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ, गल्फ वर्सेस यूरोप, ये जो आपको यूके आइलैंड बता रहा हूँ, इनके अंदर बेहतर है कि अगर आपने पैसे खर्च करने, ख्वार होना है, धक्के काटने, तो खुदा के बाजे यहाँ जाके जूते सीधे करें। 5 साल के बाद आपको और आपकी फैमिली को पासपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद आप जो मर्जी करें, या उस दरमियान में आपके लिए काफी रास्ते खुल जाएंगे। गल्फ इज अ बिग क्रॉस। यहाँ पे आप 15 साल भी रह जाएंगे या यू आर नथिंग एक्चुअली। ना तो आपको पासपोर्ट मिलता है, ना आप कभी भी पोजीशन स्टेटस आपका स्टेबल होता है। यहाँ पर आपके इतने एडवांटेज, कम से कम इतने एडवांटेज होंगे कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, आपके बच्चों की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आपको अच्छे इजीली मिल सकेंगे, एंड देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस। और फिर अगर आप गुड, इफ यू आर गुड, आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। यूके आयरलैंड, जब मैं अमेरिका से कंपैरिजन करके ये कह रहा हूँ, तो ये मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यूके इज नथिंग। लेकिन यूके का जो सिस्टम है, उसके सिस्टम में और अमेरिका के सिस्टम में, अमेरिका टोटल इंश्योरेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। तो वहां पर जब जो जो लोग वहां पे कंसल्टेंट रजिस्टर होते हैं, वहां पे सारी टोटल आप समझ लें प्राइवेट प्रैक्टिस है। यूके के अंदर भी प्राइवेट प्रैक्टिस होती है, लेकिन दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। जब आप कंसल्टेंट बनेंगे उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप किसी काबिल आप उसमें होंगे,
एक और यूके के अंदर एक पाथवे एडवांटेज और है, वो ये है कि यूके में लोग लोकम कर सकते हैं अदर देन योर हॉस्पिटल। आयरलैंड के अंदर आप अपने हॉस्पिटल के अलावा और कहीं लोकम नहीं कर सकते अनलेस यू बिकम अ नेशनल। जब आप वहां के आयरिश नेशनल हो जाएंगे तब आप दूसरे हॉस्पिटल में भी लोकम कर सकते हैं। लोकम में तनख्वाह 1.5 to 2 टाइम्स मिलती है। ये मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। जितनी मुझे पास जिन बात जो जितनी मैं लोगों से इंफॉर्मेशन जो सुनता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप अपने जहन में रखें बात। एक मिनट, मोर क्वेश्चन देन आई विल ट्राई टू टेल। गोल्डन वीजा यूजलेस। आर यू बैच फेलो राना असद इजवान। योर कॉन्समेंट टॉकिंग अबाउट रियलिटीज आर सेम। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं राना असद रिजवान को नहीं जानता। द सऊदी हॉस्पिटल स्किल रिक्रूट फ्रेश एफसीपीएस क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ये जिसने भी सवाल पूछा है, अगर उन्होंने पहले मेरी गुफ्तगू नहीं सुनी तो मैं बता रहा हूँ कि एसआर होते हैं एफसीपीएस। तो एफसीपीएस की बेस पे आपको सऊदी अरब में एसआर की जॉब मिल सकती है, लेकिन माय डियर नहीं है जॉब्स। अब पहले एनेस्थीसिया में कहीं कोने खुदरे में जॉब मिल जाती थी, अब तो एनेस्थीसिया में भी जॉब नहीं मिल रही। फिर एमसीपीएस वाले 2 साल के बाद गुजरने के बाद वो रजिस्ट्रार के एलिजिबल हो जाते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहां पर एफसीपीएस सीनियर रजिस्ट्रार के बजाय रजिस्ट्रार की पोजीशंस को कबूल करने लगेंगे या उनको रजिस्ट्रार की पोजीशन ऑफर होने लगेंगी, तो मुझे बताइए कि एमसीपीएस को कौन रखेगा। जस्ट गिव मी अ गुड आंसर। मेरे हॉस्पिटल में अभी रिसेंटली पिछले 4 महीने में 3 एफसीपीएस आ गए। अब मुझे बताएं कि कोई एमसीपीएस आएगा? नहीं आएगा। सारे लोग फिल हो गए हैं। तो जो लोग एमसीपीएस कर रहे हैं उनको अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। व्हाट्स योर अबाउट गायनी। मैडम, ये जो डॉक्टर शिराज गुलाम, सॉरी, ये देखें, गायनी गायनी ऑप्स का चक्कर ये है कि गायनी ऑप्स में भी बहुत सैचुरेशन हो चुकी है। लेकिन फिर भी गायनी ऑप्स में कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, इसलिए क्योंकि ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत होती है। ये भी आप समझ लें 24/7 सर्विसेज में आ जाएगा ये, क्योंकि गायनी ऑप्स की तो हर वक्त जरूरत होगी। ठीक है। अच्छा, जो मैं पढ़ाई के रेफरेंस से एक दो बातें बताऊंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया। मैं एक दो बातें आप सब लोगों को पढ़ने के रेफरेंस से बताना चाहता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी और सब लोगों को भी। पढ़ाई को हवा ना बनाए। यूएसएमएलई अगर किसी ने करना है, अगर कोई बंदा यूरोलॉजिस्ट है, सर्जन है, वट एवर जो भी है, और मैं ये कहता हूँ कि यूएसएमएलई करके वो फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करे यूएस में। ठीक है। वो रेजिडेंसी के लिए नहीं जाएगा, वो फेलोशिप के लिए जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। इसमें काउंटर क्वेश्चन होता है, सर एफसीपीएस की बेस पे हमें कोई एज मिलेगा? नो। यू आर, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई एडवांटेज और वो नहीं है। व्हाट इज यूएसएमएलई? यूएसएमएलई इज लाइसेंसिंग एग्जाम। इट इज जस्ट लाइक पीएमडीसी। यानी कि इसके बाद जब आप ईसीएफएमजी की रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर सर्टिफाइड रजिस्टर्ड एज अ डॉक्टर इन यूएस। अब आप अपना प्रोफाइल आपका जो आ गया है वो काम आएगा। वो काम ये होगा कि भाई आपने, जैसे मैंने आज की तारीख में अगर मैं यूएसएमएल कर लूँ, तो मैं अमेरिका में आई एम 100% श्योर कि मुझे किसी न किसी स्पेशलिटी में फेलोशिप मिल जाएगी। फेलोशिप के बाद क्या है कि फेलोशिप के बाद आगे 3-4 तरीके हैं। पहली फेलोशिप मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, पहली फेलोशिप होने मिलने में आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। उसका भी क्या तरीका है कि आप वहां पे इलेक्टिव्स के लिए जाएं या ऑब्जर्वरशिप के लिए जाएं। ठीक है, अगर आपको वहां पर किसी तरीके से मिल जाता है। दूसरे, वहां पर आप किसी कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं और बाकायदा वहां पर कोई जॉब हंट्स का कोई सिलसिला होता है। ठीक है। तो आपको देखें, जिंदगी, फिर मैं बता रहा हूँ, देर इज नो फ्री कप ऑफ टी। अगर आप सब लोगों के दिमाग में ये बात जो, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि यही आपके आसपास के लोग ये सिखाते हैं बात, शॉर्टकट जी, कोई यार कोई आसान रास्ता बताएं सर, ये एसएमएलई तो बहुत मुश्किल रास्ता है। तो भाई बाकी रास्तों को मैंने आपको सारा बता दिया। मैंने आपको गल्फ कंट्रीज का भी बता दिया, मैंने आपको यूके आइलैंड का भी बता दिया है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मुल्कों के नाम लेते हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। यूएस का मैं एक दफा मैं एक्सप्लेन कर दूं। फेलोशिप में तकरीबन $5,000 तक तनख्वाह मिलती है, रफली। ठीक है। एक बात हो गई। उसके बाद फेलोशिप के बाद आपके पास होते हैं, क्योंकि फेलोशिप के बाद आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते एक्चुअली। लेकिन इफ यू आर गुड, ये हॉस्पिटल के ऊपर बेस करता है, वो आपको उस हॉस्पिटल के अंदर, अगर आपका बैकग्राउंड है, जैसे आई एम 100% श्योर कि मैं अगर जाता हूँ मैं एक फेलोशिप ही करूंगा, तो आई एम 100% श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं एक फेलोशिप के बाद भी मैं वहां पर एज एन अटेंडी रजिस्टर होने के का मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ। इसको वहां पे जो कंसल्टेंट होते हैं उनको अटेंडी कहा जाता है। ठीक है। तो वहां पर आप अटेंडी बन सकते हैं, वरना आप 3 या कुछ स्टेट में 4 फेलोशिप्स अगर कर लें सिर्फ मुख्तलिफ सब स्पेशलिटीज में, तो भी आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। या एक और तीसरा पाथवे ये है कि आप जब आप फेलोशिप कर रहे हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर जो आपका है उसकी मर्जी है वो आपको रेजिडेंसी में कन्वर्ट कर दे। तो अमेरिका के अंदर जिसको रेजिडेंसी मिल गई, उसको इस दुनिया के अंदर एक डॉक्टर के लिए जन्नत यही हो सकती है। क्योंकि फिर मैं रिपीट करूंगा कि देखें, बहुत सारे लोग जो उस वक्त यूएसएमएलई नहीं करते हैं,
एक तो ये कि उनको ये डर होता है कि जी पता नहीं हमें वीजा मिलता है या नहीं, या पता नहीं हमें ये होता है या नहीं। लेकिन वहां पर भी मैं लोगों को पॉइंट आउट करूंगा, जो जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बात करूंगा। आप लोग लूजर्स को ना देखें, आप लोग उन लोगों को ना देखें कि जिनको रेजिडेंसी नहीं मिली। आप लोग उन लोगों को देखें जिनको रेजिडेंसी मिली है। और रेजिडेंसी जिनको मिली है, आप उनको अगर फॉलो करेंगे कि उनको रेजिडेंसी कैसे मिली है, तो आप कामयाब होंगे। अगर आप उन लोगों को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, वो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं देखो ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। एक चीज नहीं होती, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटरव्यू, आपकी, अगर आपने कोई रिसर्च की है, अगर आपने वहां पे इलेक्टिव्स किए हैं, अगर आपके यूएसएमएल के स्कोर्स कैसे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। आपकी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या है, ये सब रेजिडेंसी के लिए चाहिए। फेलोशिप के लिए ये सारी चीजें नहीं है। क्योंकि होता ये है कि वहां पे बेतहाशा फेलोशिप्स जो हैं, वो वहां के डॉक्टर, वो सीट्स खाली रह जाती हैं। उसकी वजह यह है कि वहां के डॉक्टर्स रेजिडेंसी जब मुकम्मल करते हैं, तो उसके बाद वो दे बिकम कंसल्टेंट एंड दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक अ कंसल्टेंट। तो वो उनको जरूरत ही नहीं होती। तो इसलिए फेलोशिप्स, अक्सर औकात फेलोशिप्स जो होती हैं वो एम्प्टी रह जाती हैं, और दैट्स व्हाट यू कैन टारगेट। तो ये वो ऑप्शन है जो सबके लिए ओपन है। लेकिन फिर वही वाली बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। आज के दौर में प्रैक्टिकली एक अच्छा आइडिया है कि आप लोग आयरलैंड चले जाएं। किसी तरीके से अगर आपको आयरलैंड में जॉब मिल जाए, आयरलैंड चले जाएं। वहां जाके आप बैठ के यूएसएमएल करें, और यूएसएमएल करके आप वहां से, वहां पे आपको वीजा भी इजीली मिल जाएगा। वहां से आपको कोई रिसर्च वर्क भी वहां पे आप बैठ के कर सकते हैं। और वहां से आपको इसको परस्यू करना आसान होगा एज कम्पेयर टू वाइल सिटिंग इन एनी अदर प्लेस। इवन सऊदी अरब के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने का माहौल नहीं होता। यहाँ पे पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं बड़े बड़े चैंपियंस को जानता हूँ जो कि यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, क्या सोच के आए थे कि हम दुनिया फतह कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। कोई एग्जाम नहीं पास कर सके, कुछ नहीं कर सके। तो ये एक एक जहन में रखे बात आप। और एक और बात ये, इसमें आप याद रखें बात के, एक मिनट प्लीज, आई नीड टू आस्क रिगार्डिंग वर्ल्ड एजुकेशन असेसमेंट बिफोर यूएसएमएल। आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। इज यूएसएमएल फॉर यंगस्टर्स ओनली? नो। If one gets ECFMG certificate after getting FCPS in his specialty, can get fellowship, especially pediatric surgery in US? देखें सर, बात ये है कि where there is a will there is a way। मैं आपको इस टॉपिक का मैं आपको आंसर ये दूंगा कि मेरा एक क्लास फेलो था, उसको नहीं मिली, उसने इंटरनल मेडिसिन में ही रेजिडेंसी की, उसको शौक था रेडियोलॉजी का। उसने इंटरनल मेडिसिन की अपनी रेजिडेंसी मुकम्मल की। एज एन अटेंडी हॉस्पिटल में उसने इंटर्निस्ट काम किया। उसके बाद उसको रेडियोलॉजी की मिल गई, उसने रेडियोलॉजी की भी कर ली। बात असल में ये होती है, ये तो हम लोगों के यहाँ पे है ना, पू पा के हमने 4 साल में एफसीपीएस कर लिया और एमसीपीएस कर लिया, तो हमारे नाम के साथ लग जाता है कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट, कंसल्टेंट फिजिशियन। तो यहाँ पर तो कंसल्टेंट का नाम का लोगों को पता ही नहीं है कि कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है। जब मैं कंसल्टेंट इतना सब कुछ करने के बाद बना था ना, तो जब एक बंदा मेरे सामने मुझसे इस चीज की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है ना, क्या मैं उसको एक बात की सही राय दूंगा, और मेरी राय के ऊपर मेरी पकड़ भी हो सकती है, और मेरी राय के ऊपर सारा काम होगा ना, उस दिन मुझे पता लगा कि कंसल्टेंट क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, इट्स नॉट सो इजी। ये लव पाकिस्तान के अंदर डीए भी कंसल्टेंट है, एफसीपीएस भी कंसल्टेंट है, एमसीपीएस भी कंसल्टेंट है, एमएस भी कंसल्टेंट है, सारे ही कंसल्टेंट। मतलब आप, ये बिल्कुल गलत है सिस्टम हमारा। सिस्टम टोटली डिजास्टर है। और एक अभी मजीद डिजास्टर आ रहा है, जो कि बीएस लोग बेचारे कर रहे हैं। उन बेचारों को, गरीबों को कुछ पता नहीं हो रहा कि उनके साथ क्या होने वाला है। हर स्पेशलिटी में बीएस डर्माटोलॉजी हो रहा है, बीएस एनेस्थीसिया हो रहा है, बीएस पता नहीं किन किन सब्जेक्ट्स में हो रहा है। तो दैट विल ऑल्सो बी अ डिजास्टर। ठीक है, तो आपको मिल सकती है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फेलोशिप है माय डियर, ये आपकी आपकी जो है वो आपके एक्सपीरियंस पे मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ सर्जरी में, जिन्होंने वहां जाकर मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फेलोशिप की है, एंड दे आर वर्किंग एज अ ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट। पीकेएलआई के अंदर हैं, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। यहाँ पे सऊदी अरब में एक जॉर्डेनियन मुझे मिला था, जिसने वहां से पीडियाट्रिक सर्जरी की फेलोशिप की थी। तो दिस इज बीएस डिजास्टर। बीएस इज अ डिजास्टर। ये जिसने भी शुरू किया है, देखें, जो भी ये शुरू करता है सिस्टम, मैं फ्यू मिनट्स फॉर देम। बीएस, देखें मेरी बात सुने, बीएस इज बैचलर ऑफ साइंस फॉर एग्जांपल। तो एक तो बात ये है कि बीएस के बाद एमएस होता है, फॉर एग्जांपल में एनेस्थीसिया वाले लोग कर रहे हैं। अब बीएस एनेस्थीसिया के बाद वो एमएस एनेस्थीसिया करेंगे, तो एमएस एनेस्थीसिया तो डॉक्टर्स होते हैं, बीएस एनेस्थीसिया तो डॉक्टर नहीं होते। तो ये आप लोगों के साथ क्या मजाक कर रहे हैं? ये कोई सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल डिजास्टर है। ये जिसने भी शुरू किया उसने किसी और का नुकसान नहीं किया, सिर्फ आप लोगों का नुकसान किया है। या तो ये करते ये कि ये बीएससी का नाम रखते,
और ये क्लिनिकल नहीं होती, ये एकेडमिक होती, ये टीचिंग साइड होती, तो ये फेयर एनफ, ये बीएससी करते, ये एमएससी करते, ये एमफिल करते, ठीक है, और ये पीएचडी करते, और ये हमारे टीचर्स होते। ये टीचिंग साइड होनी चाहिए थी, ये पीएचडी तक जाना था, चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हर चीज हमारे मुल्क में चैंपियन है, वो ये भी एक चैंपियन है, ये एक डिजास्टर है, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो लोगों के साथ हो रहा है, और मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। देखिए, ये कॉस्ट वाली बातों को एक लम्हे के लिए आप ये ज़हन में रखें, BS इज दिस इज टू मेक टेक्नीशियंस, नो इवन दे आर नॉट टेक्नीशियंस अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह ये है कि उनके या तो उनकी डिग्री पे टेक्नोलॉजीज, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता कि उनकी डिग्री पे क्या लिखा होता है, लेकिन उनकी डिग्री पे अगर टेक्नोलॉजीज भी लिखा है ना, तो शायद उनके लिए फिर भी बेहतरी हो जाए, कि शायद वो किसी जगह काउंट हो जाए। ना वो नर्स है, ना वो टेक्नीशियन है, ना वो डॉक्टर है, वो क्या है, वो बेचारों के साथ जुल्म हो रहा है। तो या तो उनकी डिग्री में क्लियरली मेंशन हो के बट दे आर, मुझे नहीं पता कि उनकी डिग्री पे क्या लिखा होता है, बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट लिखा होता है, अगर लिखा होता है इट्स फाइन, अगर ये है तो ठीक है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उनकी डिग्री पे क्या लिखा होता है। अच्छा, ये हाँ, फ्यू वर्ड्स अबाउट यूरोप एंड एएमसी। एएमसी का जहन में रखें बात, कि ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत ही बड़ा लेकिन बहुत ही लेस पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। तो इसलिए काइंडली एक्सप्लेन फॉर दे कैन डू। एक सेकंड, मैं आपको बता दूं, एक मिनट प्लीज। वन क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का ज़हन में रखें कि वहां पर जो है वो कुछ स्पेशलिटीज वहां पे एरिया ऑफ नीड की थी, और वहां पर लोग गए हुए थे। लेकिन अदरवाइज एएमसी, आपको मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ, आप मुझे बताएं कि पिछले चंद सालों में आपने कितने लोगों को, अपने दोस्तों को ऑस्ट्रेलिया जाते देखा है। तो जो लोग बिल्कुल जूनियर लेवल पे हैं वो तो शायद देखें, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। जो वहां पर जितने लोग गए भी हैं वो जाते हैं पेरिफ्री में, वो जाते हैं आउटस्कर्ट्स में, और वहां पर वो जाके काम करते हैं। मगर वो कैसे करते हैं, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। लेकिन जो स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट लेवल पे हैं, जिन्होंने यूके आयरलैंड में काम कर लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं। लेकिन डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया मूव होते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा अपने किसी बड़े लेवल पे। मैंने अपने आज तक कोई एक भी बंदा मैंने नहीं ऐसा सुना कि जो वहां चला जाए। अच्छा, एक बात हो गई, उसके बाद MRCS while training in urology FCPS, what should I plan in the future? I'm afraid there is no advantage of MRCS, my dear. अगर आपने यूके जाने के लिए कर रहे हैं तो आप प्लैब करें, प्लैब इज एन इजियर एग्जाम। यस, इफ यू आर वेरी गुड इन स्टडीज, ओके फाइन, तब आप MRCS कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपने, मैम आई एम सॉरी, प्लीज काइंडली एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, मुझे फॉरेन ग्रेजुएट्स का मुझे नहीं समझ आई आप क्या कहना चाह रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूके पासपोर्ट इफ वन सेटल इन मिडल ईस्ट। देखिए, बात ये है कि पहले थोड़ा सा डिफरेंट होता था, लेकिन अभी भी उन्होंने कैटेगरी जरा डिफरेंट कर दी है, कि एक देसी अंग्रेज है और एक प्योर अंग्रेज है। तो आप समझ जाए, इनके पास जो जो डॉक्टर्स हैं ऑफ ओरिजिन डिफरेंट है, और वो उनके पास यूके पासपोर्ट है, उनकी तनख्वाह डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पीपल हु इज प्योर यूरोपियन। तो ये एक जेन में रखें बात। जो ऑस्ट्रेलिया का भी यही है कि प्रॉब्लम वही वाली बात है कि पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे पॉपुलेट देखें, जहां पर भी जो भी जॉब के ऊपर, यूएस का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, यूएस इज अ बिग कंट्री। यूएस की पॉपुलेशन पाकिस्तान की तो बराबर ही है, ठीक है ना, इतनी उनकी कितनी 53-54 स्टेट्स हैं। तो वहां पर, और वहां का सिस्टम ऐसा है कि वहां पर वो अकोमोडेट हो जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, वहां का सिस्टम ऐसा है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन आप देख लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की कितनी पॉपुलेशन है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वहाँ उस हिसाब से क्या वहाँ का सिलसिला हो, ठीक है। आई हैव डन 2 फेलोशिप्स, अनफॉर्चुनेटली शुड पुट माई एफर्ट टू पुट टू गल्फ और यूके। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पेशलिटी कौन सी है। आपकी अगर स्पेशलिटी ऐसी है कि जिसकी जरूरत है, तब, लेकिन देखें, मैं आई एम सॉरी, मैं एक बहुत सख्त लफ्ज बोलने लगा हूँ। हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं, और एक थर्ड वर्ल्ड के, ये आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको तो आ रही है, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है? आपके माइक में कोई मसला होगा। आयशा जी। तो मैं ये बता रहा था कि जो है ना, एक हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्री की मेरे ख्याल एक ही ट्रेनिंग और एक ही घटिया सिस्टम काफी है। ये दो करने का कोई फायदा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और एक्चुअली इसका कोई एडवांटेज खास नहीं है। अगर आपने मिसाल के तौर पे ऐसी स्पेशलिटी में किया है, शायद आपको जॉब मिल जाएगी, यू गल्फ में भी मिल जाएगी आपको जॉब, लेकिन जो अदर देन सऊदी अरब आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते, आप स्पेशलिस्ट होंगे, और सऊदी अरब के अंदर आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, ये बात है। यूके के अंदर ये है कि अगर आपकी जो जो स्पेशलिटी है, वहां पर आप, अगर आपको वहां पर इक्विवेलेंस पाथवे से, या जो वहाँ का जो ट्रेनिंग का पाथवे है उसके जरिए, आप वहाँ पर जो है वो
एंटर हो सकते हैं उसकी ट्रेनिंग के सिस्टम में। ठीक है। MS एनेस्थीसिया जस्ट लाइक सिंपल एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। जिस तरह एफसीपीएस की बेस पे आयरलैंड के अंदर जीएमसी की एग्जाम, सॉरी आईएमसी की एग्जाम्पशन है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मिस कर गया था, वो मैं प्लीज बता दूं, जो आप सब लोग आजकल ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। आईएमसी और जीएमसी दोनों की रजिस्ट्रेशन के लिए लैंग्वेज एग्जाम दो हैं, एक आइल्स है और एक ओईटी है। ठीक है। क्योंकि जो एक चीज फैशन में आती है, तो हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली इतने मसरूफ लोग हैं कि वो बॉदर तो ये नहीं करते कि वो चीजों को खुद से वेरीफाई करें, वो सुनी सुनाई पे चलते हैं, सर ये ओईटी करना होता है सर। नहीं, यूके के लिए ओईटी इज बेटर एग्जाम, बिकॉज आइल्स की जो बैंड चाहिए यूके के लिए वो 7.5 ईच एंड 7 ओवरऑल है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो वहां के लिए ओईटी बेहतर एग्जाम है। लेकिन आयरलैंड के लिए ओईटी करना बेवकूफी है। तो आप अगर सिर्फ आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, और अगले 2 साल में ना तो आपका यूएसएमएलई का इरादा है, अगले 2 साल में ना आपका जीएमसी का इरादा है, तो आप अपना अपना दिमाग आपको खराब है कि आप अपने पैसे भी जाया कर रहे हैं। और आप एक रिलेटिवली मुश्किल, क्योंकि आइल्स की रिक्वायरमेंट जो यूके के लिए है वो 7.5 ईच और 7 ओवरऑल है, जबकि आयरलैंड के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 7 ईच और 6.5 ओवरऑल है। दिस इज मच इजियर देन ओईटी, एंड ओईटी इज मच इजियर देन 7.5। तो खुदा के वास्ते आइल्स करें आयरलैंड के लिए, और यूके के लिए ओईटी करें। कोई फायदा नहीं है आयरलैंड के लिए आपको ओईटी करने का, अगर आपका, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ अगर आप एक गैप, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे कर रहे हैं, और आपका एम्बिशन है टू मूव टू यूके, या आपका एम्बिशन है टू डू यूएसएमएलई, विच आई विल टेल यू के इट्स अ वंडरफुल आइडिया टू स्टे इन आयरलैंड। आप सेफ हैंड्स में होंगे, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गो टू यूके। जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी और सबके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप फिजियोलॉजी से शुरू करें। ठीक है। फार्माकोलॉजी, उसके बाद, जैसे मैं आप सीवीएस की एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप सीवीएस की फिजियोलॉजी शुरू करें, सीवीएस की फार्माकोलॉजी पढ़ें, सीवीएस की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ें, सीवीएस से रिलेटेड क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ें, और उसके बाद मेडिसिन। जब आप इस तरीके से सीवीएस पढ़ लेंगे, तो आपको मैं गारंटी देता हूं आपके लिए कोई भी इम्तहान मुश्किल नहीं होगा। ये एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स के लिए भी है। ये जो हमारे, क्योंकि हमारी तो, हम लोग तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं, इसके बगैर तो हमारा एग्जाम पास ही नहीं होता, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो ये आप क्या करेंगे, जो बंदा अभी इस सिस्टम में इन टच नहीं है, तो अगर वो पहले सबसे खोल के बैठ जाएगा ना हिस्टोलॉजी, या वो सबसे पहले खोल के बैठ जाएगा एम्ब्रियोलॉजी, या वो सबसे पहले खोल के बैठ जाएगा बायोकेमिस्ट्री, तो उसका चक्कर आ जाएंगे और वो जल के भस्म हो जाएगा। नो, दिस इज रॉन्ग। ये मुश्किल है, ये प्रॉब्लमेटिक है, इसको आप एंड पे रखें। या इस तरह के और भी सब्जेक्ट हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स है, जेनेटिक्स है, इसको आप एंड पे रखें। अगर आप अपने आप को सिर्फ एक रखना चाहते हैं, जिस तरह छोटे बच्चों को अगर कोई खाना खिलाना हो जो उनको पसंद ना हो, वो आपको खिलाना हो, तो आप उनको शुगर कोटेड करते हैं, तो मैं भी आप लोगों को शुगर कोटेड करके बता रहा हूँ कि आप लोग पहले उन सब्जेक्ट से ना डरें। आप पहले इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें, और वो भी इस तरतीब से पढ़ें कि आप फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी सिस्टम वाइज आ जाएं, जो कि एक्चुअली फर्स्ट एड का पैटर्न भी यही है। फर्स्ट एड बुक जो है पैटर्न है उसका, यही पैटर्न है। उसके साथ आप लोग रखें यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज, यू वर्ल्ड यूएसएमएलई वर्ल्ड के एमसीक्यूज, और उसके साथ आप तैयारी कर सकते हैं। जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाएं, तो फिर आप वो सब्जेक्ट्स को ब्रिजिंग करते जाएं जो आपको सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े। जो इसी तरीके से सर्जरी के सब्जेक्ट को आप कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया वालों के लिए हमारे लिए बहुत आसान है। यूएसएमएलई करना अगर किसी स्पेशलिटी के लिए बहुत आसान है, तो वो मेडिसिन वाले के लिए आसान है, एनेस्थीसिया वाले के लिए आसान है। शायद सर्जरी वालों के लिए मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई डिफरेंट होती है। हम लोग की पढ़ाई के अंदर बेतहाशा चीजें कॉमन है। वो इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर डिफिकल्ट, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो मेडिकल स्टूडेंट्स प्लीज, आप सब लोगों को मेरी गुजारिश है, आप लोग अपनी किताबों में यूएसएमएलई की किताबों को कर लें। और मैं आपको बाय द वे बताऊं कि पाकिस्तान का बेस्ट मेडिकल कॉलेज आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर यूएसएमएलई की पढ़ाई को इंटीग्रेट किया गया है। तो वहां पर जो है वो उनको वैसे ही वो सारी चीजें आती। वट आर रिस्पॉन्सिबल पीट कंसल्टेंट इन केस, वट बुक्स टू रीड, क्लियर बाय, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस pathway for Ireland as well, which only needs documentation verification for IMC. Will it be helpful for FCPS trainee to apply in it? देखें, FCPS ट्रेनी अगर आप अप्लाई कर देंगे, आपने जो है ना, दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो किसी एक एग्जाम में रखें बात, कि एक होता है कि आपको एग्जाम्शन मिली है बिकॉज ऑफ सम कंट्री, जैसे आयरलैंड के अंदर पाकिस्तानी
जो क्वालिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाउस जॉब 3 3 मंथ्स के पैटर्न पे, जिसने 2009 के बाद 8 के बाद की है, वो एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा पाथवे होता है कि या तो आपने वो एग्जाम कर लिया उनका, या आपने उनकी एग्जाम्शन ली है। तो आयरलैंड के अंदर क्योंकि एक पाथवे और भी है, यानी कि बेसिकली यही पाथवे डिफरेंट है ना, कि आपको एक मुल्क की हाउस जॉब पे ही आपको वो एग्जाम्शन दे रहे हैं, वो पाथवे। और अगर किसी ने कोई डिग्री ली हुई है, वो उसने एनेस्थीसिया के लिए फॉर एग्जांपल किसी ने एमसीआई किया हुआ है तो उसको एग्जाम्शन मिल जाएगी। एमआरसीपी किसी ने किया हुआ है तो उसको एग्जाम्शन मिल जाएगी। एमआरसीओजी किया हुआ है उसको एग्जाम्शन मिल जाएगी। आप मेरी बात पे ना यकीन करें, आप जाके वेबसाइट पे चेक करें, लिखा होगा प्रेस एग्जाम्शन, या यूके की वेबसाइट पे लिखा हुआ होगा, जीएमसी की वेबसाइट पे लिखा होगा इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन फॉर प्लैब एग्जाम्शन। ठीक है, तो आपको प्लैब एग्जाम्शन मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिग्री, चाहे वो एमआरसीएस हो, चाहे वो एमआरसीओजी हो, चाहे वो एमआरसीओजी हो, चाहे वो मतलब लाइक है कि जितनी जितनी ये रॉयल कॉलेज की डिग्रीज हैं। ठीक है, तो ये उसकी बेस पे आपको एग्जाम्शन होगी। जब आप एग्जाम्शन पाथवे पे अप्लाई करेंगे तो आपका रिलेटिवली आपका फास्टर पाथवे होगा। ठीक है, रिलेटिवली आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि आपको 1 साल के बजाय आपको 6 महीने में हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस है। एफसीपीएस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रेस ओनली फॉर एनेस्थीसिया, ओनली फॉर एनेस्थीसिया, नो अदर स्पेशलिटी। नो अदर एफसीपीएस इज गिविंग एनी एग्जाम्पशन। रेजिडेंसी नहीं मिलती। आज से कुछ साल पहले कतर वालों को जब लोगों की शॉर्टेज थी, जब जरूरत थी, तो उन्होंने जो है वो की हुई थी, वो इंटरव्यू लेते थे। अगर किसी ने यूएसएमएल किया होता था तो कतर में कई लोगों ने ट्रेनिंग की थी, लेकिन नो मोर, अब नहीं मिलती। ये कहीं पर भी ट्रेनिंग नहीं है। ये मैंने अपनी मेरी जहां से गुफ्तगू मेरी स्टार्ट हुई थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि नो ट्रेनिंग प्रोग्राम इन गल्फ। ठीक है, माई सॉरी, मैं डॉक्टर शिराज, आई एम सॉरी, आप जिस नाम से भी हैं, आपका आपके चांसेस बहुत कम है। जॉब्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये शायद लोगों को ये मेरी बात अजीब लग रही है, लेकिन रियलिटी अनफॉर्चुनेटली ये है कि जॉब की इतनी सैचुरेशन हो गई है कि अब नहीं जॉब्स मिल रही। आपने देखा है कि कोई पहले हर चौथे दिन पहुंचे हुए होते थे डेलीगेट्स, अब कोई आपने सुना है कि कोई डेलीगेट आ रहा है? नहीं आ रहा। ये बेचारे ये जो होते हैं ना, ये रिक्रूटर्स हैं, वो तो आपको ये बात नहीं बताएंगे। वो तो आपको आपको रजिस्ट्रेशन की फीस लेने के लिए या आपको अपने साथ इंगेज रखने के लिए वो आपको यही कहेंगे कि जी हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। नहीं होता ये। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कार्डियोलॉजी, देखें कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम क्या है कि कार्डियोलॉजी विदाउट इंटरवेंशन इज यूजलेस। ठीक है, फिर वही वाली बात है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपको वहां पे जॉब मिलेगी, और आप जो उनके मॉड्यूल्स वगैरह पूरे करेंगे तो आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि मेरी स्पेशलिटी नहीं है, इसलिए मैं 100% नहीं कह सकता आपको, लेकिन मेरा एज अ होल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो स्पेशलिटीज जिनमें 24/7 सर्विसेज की रिक्वायर्ड है, जिनमें कार्डियोलॉजी भी शामिल है। ठीक है ना, तो उनके चांसेस होंगे। यस, फेलोशिप आप करें। देखें यूएस की फेलोशिप, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका क्यों सुपर पावर है? अमेरिका का सिस्टम एक्सीलेंट है। अमेरिकन ट्रेन लोगों का साफ पता लगता है, डिफरेंस पता लगता है कि अमेरिकन ट्रेन लोगों में और बाकी लोगों में क्या फर्क है। ठीक है, अगर मैंने किसी का आंसर मैं नहीं दे सका तो आई एम अपोलोजाइज फॉर दैट। आप मुझे, आप सब लोगों को, मतलब यहाँ पे मेरा मेरा नंबर जो है वो जिसके पास नहीं है, कोई किसी ने फेसबुक के थ्रू ज्वाइन किया है, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ। आप लोग किसी भी वक्त किसी ने कोई भी बात पूछनी हो तो यू ऑल आर वेलकम। देखिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जिंदगी में शॉर्टकट नहीं होता। आप लोग अगर शॉर्टकट अगर आप लोग चाहेंगे ना कि आपको कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो जिंदगी के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप लोगों को जो भी करना है वो आपको मेहनत से एक अपने वक्त के साथ ही वो अचीव होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। आप लोगों में से कोई मेडिकल स्टूडेंट है? प्लीज, अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन अमंग यू मेडिकल स्टूडेंट, प्लीज रेज योर हैंड। यस। मैं आप अगर आप किस आपका कौन सा ईयर है? फोर्थ ईयर के ही। देखें आप लोग मेरे लिए ज्यादा स्पेशल हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगा कि देखें, सारे लोगों लोगों की बातें ना सुने। आप लोग अपनी अकल इस्तेमाल करें, नहीं तो आप लोगों का भी 20 साल के बाद हमारे जैसा हाल होगा। आप लोग अपनी इंटेलिजेंस यूज करें। ये जो सो कॉल्ड ये जो होता है ना, मुझे सीनियर्स ने ये बताया है, मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया है। नहीं, सीनियर हो सकता है आपके दुश्मन हो सकता है सीनियर ने आपने सीनियर के आपके खानदान के किसी बुजुर्ग ने सीनियर की भैंस चुराई और वो अब आपसे बदला लेने के लिए
आपको गलत बात बता रहा हूँ। आप अपनी अकल इस्तेमाल करें, आप अपनी चीज़ों को वेरीफाई करें। ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ, पढ़ाई का पैटर्न आप लोगों का ये होना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई को टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ें, ना कि बुक ओरिएंटेड। ये मैं किसी से ये बात कहता हूँ, यकीन करें, मैं 99 में मेडिकल कॉलेज में आया था। उस वक्त थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में था और वो थायराइड हार्मोन बना रहा था। और आप लोग भी कंफर्म करेंगे कि अभी तक थायराइड ग्लैंड जो है ना, वो आयरलैंड में भी, वो सऊदी अरब में भी, वो अमेरिका में भी, वो कहीं पर भी है ना, वो थायराइड ग्लैंड नेक में ही है और वो थायराइड हार्मोन ही बना रहा है, अगर कोई अब किसी को नहीं है तो आप लोग पढ़ाई को अपनी आप को एक किताब की कैद में ना कर लिया करें, क्योंकि वही चीजें लिखी होती हैं हर किताब में। आप अपनी नॉलेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि तरतीब से आप लोग ऐसा पढ़ें कि आप लोगों के लिए दुनिया का कोई एग्जाम मुश्किल ना हो। जैसे अगर किसी ने, मैं थायराइड थायराइड का मुंह से निकल आया है, अगर आपने थायराइड ग्लैंड समझना है तो आप थायराइड की एनाटॉमी पढ़ें पहले कि थायराइड ग्लैंड मौजूद कहाँ होता है, उसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, उसके वीनस ड्रेनेज क्या होती है, उसके अंदर जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, वो हार्मोन बनाते किस तरह है। वो जब आपको ये समझ आ जाएगा, तभी आपको हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड समझ आएगा। फिर आप पढ़ेंगे वो जो निकल रही है चीज, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, फिर वो जाके किस रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है, वो किस जगह पे काम कर रहा है। फिर आपको उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझने में आसानी होगी। इवन अगर आप मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, इवन आप जो भी मर्जी आप स्पेशलिटी पढ़ रहे हैं, जब तक आपको उस चीज का थॉरो कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आप कहीं पिट्स एंड पीसेस में कहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी स्पेशलिटी की जो बुक्स होती हैं, वो एक स्पेशलिटी के फोकस लिखी हुई होती हैं। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, आज के दौर में क्या कोई चूल्हे पे खाना गर्म करता है माइक्रोवेव ओवन की मौजूदगी में? आंसर इज नो। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग रिसर्च आर्टिकल्स और रिव्यू आर्टिकल्स, उनसे पढ़ाई किया करें। रिसर्च आर्टिकल को आप फॉलो नहीं कर सकते, रिसर्च आर्टिकल से आप सिर्फ आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। रिव्यू आर्टिकल्स जो होते हैं, दैट इज द वन फ्रॉम वेयर यू शुड स्टडी, ऑल ऑफ यू, वेदर यू आर यूरोलॉजिस्ट, वेदर यू आर वट एवर यू आर। जब आप मेडिकल स्टूडेंट की उससे निकल के आप लोग जब आए प्रैक्टिकल फील्ड में, तो खुदा के वास्ते आप लोग लकीर के फकीर बन के एक स्पेशलिटी का, जो बंदे ने आपको किताब पकड़ा दी, बेले एंड लव पकड़ ली तो बेले एंड लव नहीं छोड़ रहे, पीजे कुमार और डेविडसन पकड़ ली तो पीजे कुमार और डेविडसन नहीं को छोड़ रहा। नो, प्लीज फॉरगिव, हैव मर्सी ऑन योरसेल्फ। आप लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बहुत पीछे रह जाते हैं इस वजह से। और उसकी वजह मैंने आपको भी बताई है कि आज के दौर में कोई चूल्हे पे खाना गर्म नहीं करता, मेजॉरिटी चीजें वो माइक्रोवेव में करते हैं। तो इट्स एरा ऑफ मीडिया। इंटरनेट पे आपके पास हर चीज का जवाब मिलेगा। आप जिस चीज का जवाब चाहेंगे, आप सवाल करें, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो प्लीज ट्राई टू कम आउट ऑफ बुक रीडिंग ओनली, ट्राई टू बी फोकस ऑन टॉपिक। जो टॉपिक के पूरे पर्सपेक्टिव हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपने किसी विजिट पे जाना है, आपको किसी जगह पे आपने ट्रैवलिंग करनी है, तो आपको उस ट्रैवलिंग के लिए आपको वहाँ की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, वहाँ का वेदर पता होना चाहिए, वहाँ पर कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है, कैसे मिलती है। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से अपना काम कर सकेंगे। आपने वहाँ पे कौन सी जगह घूमनी है। तो यही वाली है चीज टॉपिक के लिए, कि अगर आप टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप लोगों के अंदर फ्लॉ रह जाएगा, क्योंकि कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है। और एक और बात, बुक लिखी जाती है, अगर आज के दिन में वो बुक मार्केट में भी आ गई है ना, तो आज से 1 साल पहले तो वो बुक लिखी जा चुकी थी। तो अब उसके दरमियान में, और अब आप पढ़ रहे हैं 4 साल बाद भी, जब तक उसका नया एडिशन नहीं आ रहा, वही पढ़े जा रहे हैं। तो जो 5 साल के अंदर जो रिसेंट एडवांसेस हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगी? उसके लिए आपको रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो खुदा के लिए अपनी पढ़ाई के अप्रोच को बदलें। और एक और बात, ये एक और चीज लोग पहलाते हैं, एग्जाम की फिक्र करें जी, एग्जाम ओरिएंटेड करना होता है सर, पाकिस्तान में तो ऐसा ही सिस्टम है। तो मैं पाकिस्तान का ही ट्रेन हूँ, मैंने पाकिस्तान के ही इस गटर सिस्टम में काम किया है। मेरी खुशकिस्मती में आगे निकल गया हूँ, लेकिन मैंने सारे सिस्टम को देखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। हमारा जो एफसीपीएस की ट्रेनिंग के ऊपर आप 100 एतराज कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग है ही नहीं। ट्रेनिंग के नाम पे धब्बा है मेजोरिटी इंस्टीट्यूट्स में। अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं मेजोरिटी बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा जो एग्जाम है ना, ओवरऑल बहुत अच्छा है। हमारा एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, और हमारे एग्जाम के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की चीजें पूछते हैं। ठीक है। बाकी रह गई आज, हाँ, ये एक डिजास्टर है कि ये एमसीक्यूज पैटर्न कर दिया है। हमारे एमसीक्यूज पैटर्न की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और एमसीक्यूज पैटर्न इन्होंने इवल इंटेंशन से किया है, क्योंकि दे डोंट हैव टाइम टू चेक द पेपर्स, इनके पास टाइम ही नहीं है। और एमसीक्यूज बनाने की इनकी शक्लें नहीं है। सॉरी टू बी यूजिंग अ हार्ड वर्ड, दैट्स अ रियलिटी। एक एमसीक्यू बनाने के लिए ना, आपके दिमाग की दही बन जाएगी। एमसीक्यू बनाना इतना मुश्किल काम है। और ये लोग क्या करते हैं,
कौन से कहाँ से एमसीक्यू किस किताब से कॉपी किया, उसको प्रिम किया, उसको किया और पकड़ के छाप दिया। उस वजह से वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी याद रखें बात, ये ऐसे ही होता रहा है। ये आज से नहीं है, ऐसा सिस्टम ऐसे ही हमेशा 200 दुनिया के किसी भी एग्जाम के अंदर 5 to 10% क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर 100% स्टैंडर्ड के होंगे। तो पाकिस्तान में चलें, आप मार्जिन दे दें, गरीब मुल्क है बेचारा, मसरूफ लोग हैं हमारे सुपरवाइजर्स, मसरूफ लोग हैं, इन्होंने जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। इनके पास कहाँ टाइम है कि आप लोगों को वो ओन करे, क्योंकि सुपरवाइजर तो बाप होता है, सुपरवाइजर माँ होती है। लेकिन ये लोग तो अनफॉर्चुनेटली अपने आप को खुदा समझते हैं सारे। मैं अक्सर फिर गुस्ताखी माफ उन लोगों के लिए कि जो सही तरह काम कर रहे हैं। ये मेरा ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सिस्टम ऐसे बदल सकता है कि आप लोग वो ना करें। मैं ये आज आप लोगों से क्यों बात कर रहा हूँ, जो लोग मुझे, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग आप लोग मेरी स्पेशलिटी के नहीं है। एनेस्थीसिया के फोरम पे मैं लगा हुआ हूँ, मैं लोगों के पीछे भाग रहा हूँ। मेरे से लोग आगे आगे भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनको ना मैं तो ना तो मेरा कोई पैसों से कोई इंटरेस्ट है, ना मैं ये काम कोई अपनी शोहरत के लिए कर रहा हूँ, ना मुझे कोई अपना नाम चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग अपने दुश्मन खुद है। वो लोग अपने अपना खुद चाहते हैं कि कोई उनको कोई शॉर्टकट बता दे। उनको शॉर्टकट तो मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि शॉर्टकट कोई है ही नहीं। शॉर्टकट कोई है ही नहीं, इस दुनिया के अंदर कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो शॉर्टकट ना ढूंढें, प्रॉपर तरीके से जाएं। और एक और बात ये है कि सुपरवाइजर जो रेजिडेंट्स हैं, आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, खुदा के लिए अपने टीचर से सवाल पूछा करें। सवाल पूछने से ना डरा करें। जो रेजिडेंट्स हैं वो अपने सुपरवाइजर्स को तंग करें, उनसे सवाल पूछें, ना डरें कि वो आपको जलील कर देगा। कोई बात नहीं, जलील होने से क्या फर्क पड़ता है, उसने तो आपको किसी ना किसी तरह जलील कर ही देना है। तो वाई नॉट आप पढ़ाई के ऊपर जलील हो जाएं। पढ़ाई करें, सवाल पूछें। मेक श्योर कि आपके जो सुपरवाइजर्स हैं ना, वो एसी कमरों से निकल के आपके पास आए। जो एनेस्थेटिस्ट हैं, सारे सुपरवाइजर्स को एसी कमरों से निकालो, उनकी टाइयां उतरवाओ, उनको ओटी का ड्रेस बनाओ और उनको थिएटर के अंदर लेके जाओ। जितने हमारे सर्जन हैं वो आपको मेक श्योर के वो आपके फ्यूचर लगाने आपको बताएं। वो आपको जब तक वो चीजें ये नहीं बताएंगे, तब तक वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कोई भी आपको हक नहीं देता, आप उनसे कहें साडा हक इतने रख। आप उनसे अपना हक लें, उनसे ना डरें। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर अगर आप यकीन करें, आप अल्लाह पे बिलीव रखें, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक्चुअली रियलिटी ये है कि उनको भी, मैं ये सफर करता हूँ ना, मैं लोगों के पीछे भाग रहा होता हूँ, लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। मसरूफ, इतने चैंपियन मसरूफ लोग हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप लोग खुद सीखें, अपने इस ट्रेनिंग के टाइम को यूटिलाइज करें। खाली एग्जाम के पीछे ना भागें, नॉलेज लें। वो क्या, वो कौन सी फिल्म थी, 3 इडियट्स में क्या उन्होंने बात कही थी कि नॉलेज करो, जो आपकी बाकी चीजें आपका पीछा करेंगी। ठीक है ना। तो ये दैट्स व्हाट ऑल आई वांटेड टू टेल एंड एनलाइटन यू। आप लोगों को के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और खासतौर मेडिकल स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, मैं उस ग्रुप के अंदर मजीद एक्टिविटी चाहता हूँ। आप, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन कौन वो, जो मैंने ग्रुप बनाया है, मेक ब्लूमिंग फ्लावर्स, मेक निपिंग बर्ड्स ब्लूमिंग फ्लावर्स। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेडिकल स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं वो मेरे साथ इन टच रहें पढ़ाई के रेफरेंस से। हर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना हो या पूछें। और ये रिकॉर्डिंग सारी यूट्यूब पे मौजूद है, और मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, ना ही मेरा उससे कोई जो है वो उसको करने का कोई है शौक। आप लोग जो भी सुन रहे हैं मेरी बात, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एनी टाइम, आई विल ट्राई टू आंसर। ओवरऑल जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर, वो यूट्यूब चैनल का लिंक। वो मैंने पहले भी बहुत सारे सेशंस कंडक्ट किए हैं। और मेरा मेन क्योंकि इंटरेस्ट एनेस्थी था पहले एनेस्थीसिया का, तो मेरी ज़्यादातर चीज़ें एनेस्थीसिया की थी। लेकिन कैरियर काउंसलिंग के रेफरेंस से जो मैंने डिस्कशंस की हुई हैं, ये एक्चुअली कुरान पाक का है, ये भी मैं कुरान पाक का भी डिस्कशन करता हूँ। वो उसका आगे मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। एक मिनट रुकिए प्लीज। वो एनेस्थीसिया नॉलेज के नाम, ये एनेस्थीसिया नॉलेज के नाम से चैनल है। और इसके ऊपर कैरियर काउंसलिंग के रेफरेंस से ना मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की हुई हैं। वो मैं आप लोगों को यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बातों को मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। विश के मेरी कोई हेल्प करे। तो मैं अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि मैं जब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग टाइम दें और हर स्पेशलिटी बेस्ड डिस्कशन हो जाए, हर स्पेशलिटी के लोग जो हैं वो मुझे टाइम दें। ये असल में किसी ने स्क्रीन पे लिख दिया है मुझे, वो मेरी प्ले लिस्ट नहीं मिल रही, ये है कैरियर काउंसलिंग।
तो कैरियर काउंसलिंग की इसमें मैंने इसमें बहुत सारी में फोकस जो है वो एनेस्थीसिया पे था, लेकिन इसके अंदर यूएसएमएलई से रिलेटेड मैंने एक दफ़ा हमारा इकबालियन फोरम पे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनके थ्रू मैंने वहाँ से किया था, जो यूएस का पाथवे खास तौर पे, ठीक है ना, ये उसमें मौजूद है, ये कैरियर प्रोग्रेशन के अंदर भी था, ठीक है। और ये मैंने यूके के रेफरेंस से, ये एक हमारी कोलीग है डॉक्टर हिना आमिर अब्बासी, इन्होंने सारा उसके बारे में बताया था, यूके के ट्रेनिंग पाथवे के बारे में, ठीक है। ये कौन सा हम ना अपने ग्रुप कौन सा लिंक शेयर किए, ये क्योंकि असल में देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जेहन में रखें बात, कि हम लोग बेहिस है, हम लोग बेसिकली बेहिस लोग हैं। हम लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जब हम पर पड़ती है ना, तो हमें भी कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलता, और फिर हम रोते हैं कि देखो हमारी तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। तो बात ये है कि यहाँ से आप बात शुरू करें, दूसरों की हेल्प करनी शुरू करें। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे ना, तो यकीन कीजिए आपको एक वो खुशी मिलेगी जो मैं खुशी मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे मैं आपको याद रखें बात, कि मैंने अल्लाह ने मेरे पे बहुत करम किया। मैं सऊदी अरब आया था 2011 में, और आई वॉज अ रेजिडेंट, और मैंने आई हैव पास थ्रू ऑल दिस स्टेप्स। लेकिन एक चीज मुझे किसी ने यूएसएमएलई के बारे में नहीं बताया। अगर मुझे पता, इवन अभी भी मेरे दिमाग के और दिल के किसी कोने में ख्वाहिश है, वो अलहदा बात है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश अल्हम्दुलिल्लाह इन सऊदी अरेबिया। जिस वजह से शायद मुझे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पल्स चाहिए। लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि अभी भी मैं ये समझता हूँ कि यूएसएमएलई, मेरा जो दोस्त अभी रिसेंटली गया है जिसको वहाँ पे फेलोशिप मिली है, वो ये बताता है, निशान भाई, दे रियली नीड पीपल। तो आप लोग एक दफ़ा हिम्मत तो करें। और जो आता है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सर यूएसएमएलई बहुत मुश्किल है। तो भाई मुश्किल तो बहुत, बच्चा जब पैदा होता है ना माँ के पेट से, उसको चपेड़े मार मार के सांस दिलवानी पड़ती है। बिल्कुल नॉर्मल बच्चा भी सांस नहीं ले रहा होता। तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल होता है। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा पैदा होता है, चलता फिरता है, वो कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन देखें, हो जाता है ना सारा। तो याद रखें, बिल्कुल कर सकते हैं। कैन वी डू यूएसएमएलई आफ्टर एफसीपीएस टू? यस, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग। और दूसरी बात ये कि आप लोग अपनी ड्यूरिंग रेजिडेंसी, ड्यूरिंग मेडिकल स्टूडेंट लाइफ, ड्यूरिंग योर रेजिडेंसी, कीप ऑन। यार इतनी छोटी छोटी सी किताबें हैं वो कैपलन की, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते वो? यकीन करें, मैं कहता हूं कि मैंने जितना भी पढ़ा है, वो अलग बात है कि मेरी स्पेशलिटी ऐसी है कि हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो बाकी स्पेशलिटीज हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मेरी एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, कि प्लीज अपने सुपरवाइजर्स को मेक श्योर करें, उनके पीछे लगें, मेक श्योर करें कि वो आप लोगों को टाइम दे। और सीपीएसपी, अल्लाह सीपीएसपी वालों को हिदायत दे, अल्लाह सीपीएसपी वालों को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर रहम की तौफीक दे, कि वो किस तरीके से आप लोगों के पैसों पे और पूरे दुनिया में वो लोग चक्कर लगा रहे हैं। और ये हाल ये है कि सिवाय सऊदी अरब के हमारी डिग्री कहीं पर भी रिकग्नाइज नहीं है। और यूके के अंदर सारी एग्जाम्पशंस खत्म हो गई हैं। आयरलैंड एक वाहिद एफसीपीएस एनेस्थीसिया रह गया है जिसकी बेस पे एग्जाम्पशन मिलती है आयरलैंड के अंदर, और वो खत्म हो रही है। ये सब झूठ बोलते हैं, ये टोटल, ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी हैं, अंदर से ये लोग खोखले हैं। ये लोग ट्रेनिंग के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते। और कसूर आप लोगों का है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो उन लोगों से जाके बातें करते हैं? कितने लोग हैं जो उन लोगों से सवाल पूछते हैं? उनसे पूछे ना ये सवाल जाके, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आयरलैंड भेजते हैं, ये एक बात बहुत तकलीफ दे बात है। आयरलैंड भेज रहे हैं जी, रोटे वो एक्सचेंज प्रोग्राम पे जी, हम लोग जा रहे हैं लोगों को ट्रेनिंग करवाने के लिए। वो उन लोगों से पैसे लेते हैं, उन लोगों से तनख्वाह का हिस्सा लेते हैं वो। नंबर वन, जो कि मेरे लिए शॉकिंग था। जब मुझे पता लगा तो मैं आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या बात हुई। दूसरी बात, वो वहां पर सिर्फ 2 साल बतिया देखकर वापस आ जाते हैं। उनको प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं होता। वो उनके सिस्टम में ना तो उनकी ट्रेनिंग काउंट होती है, वो ना उनके कोई वो मतलब लाइक है कि एक्चुअली दे हैव टू कम बैक। उनको वापस आना पड़ता है, और वापस आके उनको अपना इम्तहान खत्म करके फिर दोबारा जाना होता है। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब इन्होंने सख्ती की कि भाई जो वापस नहीं आएगा हम उसको एफसीपीएस में नहीं बैठने देंगे, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग स्लिप हो गए। तो एक्चुअली उन्होंने अपना नुकसान किया। तो उसका कोई फायदा नहीं है। या तो ये उनके ट्रेनिंग सिस्टम में एंटर करें, या ये लोग फेलोशिप के लिए भेजते हैं कि जी हम फेलोशिप के लिए भेज रहे हैं। भाई सिंपल, मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया है
कि वो पेपर के जो आपको यूके से चाहिए या आयरलैंड से चाहिए, वो है सीसीएसटी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्पेशलिटी ट्रेनिंग। आप उन लोगों से जाके सीसी सीधी सीधी बात करें कि सर क्या आप लोगों का कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है कि यहाँ से आप सिलेक्ट करके लोगों को वहां सीसीटी के लिए भेजें। ये अगर करते हैं ना, मैं जाके गोंदल साहब के पाँव को हाथ लगा के मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कोई एक काम कर लिया है जिससे लोगों का कोई फायदा भी हो रहा है। वरना सऊदी अरब में वहां पर बैनर लगा के दिखाते हैं कि सऊदी अरब में ट्रेनिंग हो रही है, झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं सऊदी अरब में रियाद के अंदर सेंटर है, झूठ बोल रहे हैं। कोई सेंटर नहीं है सऊदी अरब में से सीपीएसपी का, सिर्फ एग्जाम का सेंटर बना था, वो भी सऊदी कमीशन वालों ने इस दफा खत्म कर दिया। अब एम्बेसी के अंदर एग्जाम हो रहा है। झूठ क्यों बोलते हैं यार, सच बोले ना। कोई आप लोगों को अब इतने, मुझे शर्म आती है। मुझे मुझे उनसे कोई जाति झगड़ा नहीं है मेरा, किसी से कोई जाति, मेरा तो कोई ना, तो मैंने सीपीएसपी का प्रेसिडेंट बन जाना है आके। लेकिन ये लोग गलत बातें क्यों बताते हैं। इन लोगों ने एमएस वालों के साथ कितनी ज्यादती की है। एमएस को कोई पूछने वाला नहीं है। एमएस का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि एमएस जो है वो सऊदी कमीशन की लिस्ट में ही नहीं है। जो है वो क्या नाम है इसका, उसकी लिस्ट के अंदर ही नहीं शामिल है। मैं, मेरे एडवाइस से कुछ नहीं होगा यार। एमसीपीएस जो है वो यंग लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने एमसीपीएस कर लिया है वो वहां ना रुकें, वो एफसीपीएस करें। उस जगह पे ना रुकें, उनको एफसीपीएस करना चाहिए। खत्म, मेरे कहने से थोड़ी खत्म होगा। मैं आप लोगों को जो भी बात बताई है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैंने, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, जो वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट ऑल द टाइम, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं जो है हमारे मुल्क में लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, और हमारे लोग इतने चैंपियन हैं कि किसी से कोई मशवरा नहीं करते। सही, यानी कि आप मोची से मशवरा करेंगे, आप जिन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनका एक्सपोजर नहीं है, वो आपको इंटरनेशनल बातें कैसे बता सकते हैं। या तो वो इतने अच्छे हों, वो वाकई में आपके सुपरवाइजर हों, वो इंटरनेशनल सर्किट में अपने लोगों से, अपने दोस्तों से रब्ता करें, वो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग के बारे में फॉलो अप करें, वो आप लोगों को बताएं। जो कि वो करेंगे वही काम। वो तो सुपरवाइजर बनते हैं सिर्फ पैके के लिए, लड़कियों के साथ के साथ हरक झाड़ने के लिए, और लड़कों को स्नब करने के लिए, या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरी होती है क्योंकि उन्होंने प्रोफेसर के रैंक बनने लेने होते हैं। मुझे बताएं क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में, और उसमें क्या प्रोडक्ट निकलेगी। पूरे मुल्क में हमारी बदनामी होती है, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती है, ये जो जब इस किस्म की कोई चीज़ आती है। तो एनीवेज दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर बात होती है। I think the better option is to apply for IMC on the basis of exemption and complete the FCPS training in Pakistan. Yes, this is a better idea. Plus USMLE. और आप लोग जिस कैरियर के जिस भी स्टेज पर हैं, इट्स नेवर टू लेट। याद रखें बात, अगर आज सऊदी अरब के अंदर वेल सेटल ना होता तो मैं इस वक्त यूएसएमएलई कर रहा होता, नंबर वन। नंबर टू, अभी मैं अपने बेटे के साथ प्लान बना रहा हूँ। मेरा बेटा ए लेवल्स में है। आप लोग दुआ करें, मैं अपने बेटे के साथ इंशाल्लाह जब वो मेडिकल स्टूडेंट बने तो मैं उसके साथ साथ यूएसएमएलई करूँ। आई वॉन्ट टू गो टू यूएस, क्योंकि मैंने यूएस ट्रेन लोगों के साथ काम किया है, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि देयर इज नो ट्रेनिंग बेटर देन यूएस ट्रेनिंग। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम यूके आयरलैंड, लेकिन रियलिटी ये है कि उन लोगों का सिस्टम इतना जबरदस्त है कि मैं ये समझता हूँ कि जो सुपर पावर होती है ना, सुपर पावर को देखना तो चाहिए ना कि वो कर क्या रहे हैं। और वहां पर रेसिज्म देखें, दुनिया में हर जगह पे होती है। आप लाहौर से निकल के कराची चले जाएंगे, वहां पर भी आपको रेसिज्म मिलेगी, कुछ ना कुछ। आप कराची से निकल के पिशावर चले जाएंगे, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ रेसिज्म मिलेगी। तो रेसिज्म इज एवरीवेयर। ये तो अपने मुल्क के अंदर ये जो क्या नाम है उसका होती है, लेकिन जो है वो ओवरऑल जो है अमेरिका के सिस्टम के अंदर, वो अमेरिकन सिस्टम क्यों मशहूर है। ये अमेरिकन सिस्टम क्योंकि चक्कर ये है कि इट्स वेरी स्ट्रेट। इफ यू आर गुड दे कैन नॉट स्टॉप यू, इफ यू आर नॉट गुड दे विल नॉट पुश यू। ठीक है ना। अगर आप अच्छे नहीं है तो आपको कहीं भी पुश नहीं करेंगे। बेटा ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि एमबीबीएस के मार्क्स और डिस्टिंक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन देखें बात ये होती है कि डेफिनेटली जब आपकी सीवी और आपका पूरा ये रेजिडेंसी में शायद इसका कुछ एडवांटेज हो। ठीक है, रेजिडेंसी में कुछ इसका एडवांटेज हो, लेकिन ओवरऑल जिंदगी एक स्ट्रगल है। मैं आपको एक आखिरी मैसेज देके मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि जिंदगी का वो दिन, ये खास तौर पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये मेरी बात सुने। जिंदगी का वो दिन जिस दिन आपने कोई नई चीज नहीं सीखी या आपने किसी को नहीं सिखाया, द डे ऑफ लाइफ वी डोंट लर्न एनीथिंग न्यू और यू डोंट टीच एनीवन, दैट डे ऑफ लाइफ यू वेस्टेड। आई रिपीट, द डे ऑफ योर लाइफ in which you wake up and you sleep without teaching anyone or without learning anything, the day of life, that day of life you wasted. So please अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएं। ठीक है।
अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाए। जिंदगी अल्लाह ने दी है वो बहुत कीमती है, और वो अल्लाह ने ऐसे ही नहीं दी, वो एक मीनिंग के साथ दी है। और एक और बात याद रखें कि बीइंग अ मुस्लिम, मेरा ख्याल है डॉक्टरों को बड़े छितर पड़ेंगे, बड़ी पिटाई होनी है डॉक्टरों की। उसकी वजह ये है कि बीइंग ह्यूमन बीइंग और एक ह्यूमन बीइंग को पढ़ना बहुत डिफरेंट है। जो जो है ना, लकद खलकनाल इंसाना फी अहसनी तकवीम, तो इस आयत को ना डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अल्लाह ने क्या खूबसूरत हमारे जिस्म को बनाया है, क्या हमारे जिस्म का सिस्टम के जबरदस्त बनाया है। तो ये चीज जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि, और कितनी हमें इज्जत मिलती है। लोग बड़े कहते हैं मैं तो अपने बच्चों को कभी डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, मैं तो कहता हूँ आई एम प्राउड टू बी अ डॉक्टर, आई एम प्राउड टू बी एन एनेस्थेटिस्ट। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि जो इज्जत बीइंग अ डॉक्टर मिलती है, और जो नॉलेज और जो इल्म हम हासिल करते हैं, वो उसका किसी और प्रोफेशन से कोई मैच नहीं है। अभी मैं देवू पे मैं आ रहा था, वहां पर फैसल मूवर पे, तो मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था, उसने कोई किताब खोली हुई थी। मैंने ना क्यूरियोसिटी में मैंने किताब देखी, मैंने कहा आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तो वो सर्जरी का की किताब पढ़ रहा था। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर, ये रिकॉर्ड बरकरार है, मैंने आज तक किसी और सब्जेक्ट के किसी बंदे को रास्ते में नहीं पढ़ते हुए देखा, सिवाय डॉक्टर बेचारे होते हैं जो हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं। तो बट दैट्स व्हाट फॉर अल्लाह क्रिएटेड अस, कि अल्लाह ने हमें पूरी, हमें देखे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे पहले क्या कहा गया था, इकरा। तो जो है ना वो ये एक हदीस में है, या एक कोट है, मैं मेरे पास रेफरेंस नहीं है तो मैं इसको मैं गलत ना कोट कर दूं, लेकिन कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। तो वो चीन आपको आप अमेरिका समझ लें, ठीक है ना। चीन तो अभी फिलहाल तो नहीं है सुपर पावर, तो इस वक्त इल्म हासिल करें, ख्वाह तुम्हें अमेरिका जाना पड़े। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग इस पैगाम को आगे तक पहुंचाइए। और आप लोगों को कोई भी बात समझ ना आए तो जस्ट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। आई हैव डेडिकेटेड माई माई लाइफ फॉर दीज थिंग्स। थैंक यू।